नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 151, तूफान का सामना करने पर अजगर में रूपांतरित हो जाना। जिन राज्य के युवा आकाओं को ये बात स्वीकार नहीं हुई और वे अविश्वास में थे। ये हल्की दिखने वाली कमीज 10 कड़ाही के बराबर भारी थी और ये युन ने इसे पहनकर 15 स्तरों की कठिनाई को इतनी आसानी से पार कर लिया। ये तो मजाक ही होगा। वो कमीज, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? सोन जिजुन ने ये युन की ओर देखते हुए अपना हाथ बढ़ाया। उसके चेहरे पर स्पष्ट आदर भाव था। यह आदर बलवानों के प्रति था। ये युन ने फ्लोइंग मरकरी गाउन सौंप दिया। सोन जिजुन ने इसे दोनों हाथों से थाम लिया और मंत्रमुग्ध होकर अपनी आंखों से इस बहते हुए मरकरी गाउन की कोमलता को महसूस किया। उत्कृष्ट कारीगरी, श्रेष्ठ गुणवत्ता। ये वाकई एक बेहतरीन फ्लोइंग मरकरी गाउन है। सोन जिजुन ने अनिच्छा से फ्लोइंग मरकरी गाउन ये युन को वापस सौंप दिया। बाजार में भारी वस्त्र तो बिकते थे, लेकिन उनका वजन निश्चित होता था और वे कवच के समान होते थे, जिससे पहनने वाले का संतुलन बिगड़ जाता था और उसकी चाल प्रभावित होती थी। लेकिन फ्लोइंग मरकरी गाउन न केवल अपने वजन को आसानी से समायोजित कर सकता था, बल्कि यह नर्म और पतला भी था। यदि वजन को नजरअंदाज कर दिया जाए तो ये पहनने वाले की गति को प्रभावित नहीं करता था। गुणवत्ता में अंतर बहुत अधिक था। सोन जिजुन ने पहले भी इसी तरह के कपड़े पहने थे, लेकिन उनकी गुणवत्ता ये युन के हाथों में मौजूद कपड़ों जैसी बिल्कुल नहीं थी। सोन जिजुन के गंभीर चेहरे को देखकर जिन राज्य के युवा स्वामी के पास इस बात पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सोन जिजुन के कहे अनुसार बहते पारे का गाउन पहनने पर कम से कम 10 कड़ाही के बराबर भारी था। ये युन ने 10 कड़ाही वाली कमीज पहनी और ऐसा करते समय सूक्ष्मता का प्रयोग किया। ये किस प्रकार की अवधारणा थी, जिन राज्य के युवा शासक अब इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अचानक ये युन का शरीर फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स के घेरे में आ गया। बहते हुए पारे के गाउन को उतारते ही युन का शरीर अबाबिल पक्षी की तरह हल्का हो गया। पहले उन्हें फ्लोइंग मरकरी गाउन के वजन की आदत हो गई थी। इसे अचानक हटाए जाने पर ऐसा लगा मानो उनका शरीर भारहीन हो गया हो। वह बहते पारे के वस्त्र की पाबंदियों का आदी हो चुका था, जहां उसे हर हरकत में उस वस्त्र के प्रबल बंधन को पार करना पड़ता था। अब पाबंदी हट जाने से ये उनका अपने शरीर पर नियंत्रण और भी सटीक और निपुण हो गया था। सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक था। भागो भागो भागो। ये युन ने बर्फीली धातु के सभी रक्त गोलों को आसानी से चकमा दे दिया। 16 स्तर की कठिनाई भी अब ये युन की सहनशक्ति की सीमा तक नहीं पहुंच पाए। हाँ, बहुत बढ़िया। ये युन बहुत खुश था। अचानक से सारी पाबंदियां टूट जाना और मनचाही हरकतें कर पाना, जिससे वह बेहद रोमांचक करतब दिखा सके, उसे बेहद खुशी और आनंद से भर देता था। लेकिन रक्त मोतियों की गति पर्याप्त तेज नहीं थी। इससे ये युन को लगा कि कुछ कमी रह गई है। एक और मुश्किल जोड़ो, ये युन चिल्लाया। जब जिन राज्य के युवा सरदारों ने उसे चिल्लाते हुए सुना तो वे समझ नहीं पाए कि क्या कहें। जब सोन जिजुन ने पहले फ्लोइंग मरकरी गाउन पेश किया था, तब वे मानसिक रूप से तैयार थे कि ये उनकी क्षमता असाधारण स्तर तक पहुंच गई है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि युन ने आसानी से सभी फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स को चकमा दे दिया और एक और स्तर की कठिनाई जोड़ना चाहा, तो उनके दिल बैठ गए। 17 स्तर की कठिनाई में यह वृद्धि मामूली नहीं थी। सरनी को नियंत्रित कर रहे जिन राज्य के युवा स्वामी ने कांपती हुई उंगली से 17वें क्रिस्टल पर दबाव डालते हुए अपना सूखा मुंह खोला। बूम! कठिनाई का स्तर बढ़ाते ही पूरा यंत्र जोर से दहाड़ने लगा और कांपने लगा। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल की हर गेंद हवा में चीखती हुई जा रही थी और उल्कापिंडों की तरह इधर उधर घूम रही थी। नंगी आंखों से दिखाई देने वाली हवा की आकृतियां ऐसी हवाएं पैदा कर रही थी जो तलवारों की तरह तेज थी। एक सैनिक का तेज हवा के ब्लेड से सामना हुआ और उसके चेहरे पर चोट लगी। तेज हवा का झोंका ही भयानक था। सौर मंडल की शक्ति की तुलना अब पिछले स्तरों से नहीं की जा सकती थी। बहते हुए पारे के गाउन को उतारने के बाद ये उनकी आंखों में ऐसे युद्ध के स्वरूप के विरुद्ध लड़ने की प्रबल भावना जागृत हुई। तेज हवा के झोंके से ही उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी दलदल में फंस गया हो। उसके शरीर का हर रोम अत्यधिक दबाव से जकड़ा हुआ था। जब कठिनाई के 17 स्तर शुरू हुए तो 17 रक्त मोती अब केवल हमला नहीं करते थे। वे एक दूसरे को महसूस कर सकते थे और आपस में जुड़े हुए थे। अब वे सहयोग कर सकते थे। 17 फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स आपस में टकराती रहीं, जिससे हजारों संयोजन उत्पन्न हुए। प्रत्येक टक्कर की शक्ति अलग अलग थी, जिसके परिणामस्वरूप सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। इससे संयोजन अप्रत्याशित हो गया और समाधान का कोई सुराग नहीं मिल पाया। भागो भागो भागो। 3 रक्त मोती त्रिबलक पैटर्न में युन की ओर उड़े और उसी समय 10 रक्त मोती युन के पीछे एकत्रित हो गए, जिससे उसके पीछे हटने का रास्ता बंद हो गया। ये युन ने अपनी पुतलियों को सिकोड़ा और अपने शरीर को एक जादुई कोण पर घुमाया, जिससे वह खून की बूंदों से बच गया। 17 कठिनाई स्तरों पर ये युन को गणना करने के लिए कई गुना अधिक मानसिक शक्ति खर्च करनी पड़ी और संकट से बार बार किसी तरह निपटने में सक्षम होने के लिए उसने हजारों छोटे छोटे समायोजन किए। अपनी समाधि जैसी गतिविधियों में ये युन को लगा कि उसने सरणी के भीतर अपने शरीर और मन को पूरी तरह से समन्वित कर लिया है। अत्यधिक एकाग्रता के कारण उसे एक रहस्यमय क्षेत्र का अनुभव हुआ। उसका शरीर इतना कोमल हो गया मानो उसमें हड्डियां ही न हो। उसके शरीर का हर जोड़ और हर मांसपेशी उसकी इच्छा अनुसार हिल सकती थी। उनमें सूक्ष्मतम परिवर्तन करके एक परिपूर्ण संयोजन प्राप्त किया जा सकता था। एकाग्रता के ऐसे उच्च स्तर और शारीरिक परिवर्तन ने उन्हें उस बिंदु तक पहुंचा दिया जहां वे अपने शरीर को चरम स्तर तक नियंत्रित कर सकते थे।
धीरे धीरे समय बीतने के साथ ये यून को अत्यधिक शारीरिक थकावट महसूस होने लगी। धीरे धीरे उसके शरीर का पसीना धुंध में बदलने लगा। ये शरीर की चरम सीमा तक पहुंचने का संकेत था। शरीर इतना गर्म हो जाता था कि पसीना भी उबलकर भाप बन जाता था। यह एहसास सचमुच बहुत सुखद है। मुझे एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए। ये यून दर्द और आनंद दोनों का अनुभव कर रहा था, लेकिन असहनीय दर्द ने उसे अपने शरीर में होने वाले हर छोटे बड़े बदलाव को समझने में मदद की। मिनट सबटलिटी मूल रूप से हर चीज का अवलोकन था जिसे उसकी सीमाओं तक ले जाया गया था। ये यून एक अवर्णनीय खुशी में डूबा हुआ था। धीरे धीरे उसके शरीर से उत्पन्न लहरें फैलती जा रही थीं। ये पता नहीं चल पाया कि यून के चेहरे के भाव कब गायब हो गए। वह एक समाधि जैसी रहस्यमय अवस्था में चले गए। उसे यह भ्रम था कि उसके शरीर का हर इंच 1 फुट बढ़ गया है। इसे एक कदम के भीतर ऐसा लगता था मानो यह उसकी अपनी दुनिया हो, उसका अपना क्षेत्र हो। जब उसे यह अनुभूति हुई तो सरनी के भीतर उसकी मुद्रा में सहजता आ गई। जब भी कोई रक्तमोती उसके 1 फुट के दायरे में आता, वह तुरंत प्रतिक्रिया करता। एक हल्की सी हरकत से वह रक्तमोती की दिशा बदलने से पहले ही हमले से बच जाता। उस घेरे के बाहर मौजूद लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ मानो ये यून ने भविष्य देखने की क्षमता प्राप्त कर ली हो। भनभनाहट। अचानक सरनी में एक अजीब परिवर्तन हुआ। 7 फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स एक साथ आपस में टकराईं और हवा में दिशा बदल ली। वे अचानक सभी दिशाओं में उड़ गईं, जिससे ये यून के पैतरेबाजी करने का स्थान अवरुद्ध हो गया। 7 मोतियों की माला। लोग विस्मय से चिल्ला उठे। 17 कठिनाई स्तरों पर बहुत सारे विचित्र परिवर्तन हुए थे। इस कठिनाई स्तर पर वे न केवल तेज थे, बल्कि रक्त मोतियों के हमलों में एक विशेष आकर्षण भी निहित था। जब विशाल जंगल के पुत्रों ने ये दृश्य देखा तो उनके हृदय भयभीत हो गए। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स को लगभग ये यून को लगते हुए देखकर, हालांकि वह पसीने और भाप से लथपथ था, उसका दिमाग स्थिर था। ये यून ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब 7 रक्तमोती 1 फुट के दायरे में आए तो ऐसा लगा जैसे रक्तमोतियों की शक्ति ने उसके क्षेत्र में अदृश्य तरंगें उत्पन्न कर दी हों, जिससे ये यून उन्हें पूरी तरह से महसूस कर सका। पलक झपकते ही ये यून ने अपनी युवांची को उसकी चरम सीमा तक प्रवाहित किया। उसकी मांसपेशियों का हर एक हिस्सा तीव्र गति से उत्तेजित हो रहा था। हर सांस के साथ उसे अपनी ओर गर्दन तोड़ देने वाली गति से उड़ते मोतियों की धातु जैसी गंध महसूस हो रही थी। ये यून का सारा ध्यान मोतियों पर केंद्रित था। उसकी कल्पना में 7 बर्फीली धातु के रक्त के गोले उसकी ओर उड़ते हुए उभर आए। ये यून की चाल और कदमों की फुर्ती ने चमत्कारिक रूप से 100 छोटे छोटे बदलाव ला दिए। दूसरों को ऐसा लग रहा था मानो ये यून किसी आकारहीन जल सतह पर कदम रख रही हो और हर कदम से एक अद्भुत लहर उठ रही हो। वाह! 7 फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स ये यून के शरीर से होकर गुजर गईं। इससे लोगों को ऐसा लगा मानो वे ये यून के शरीर को भेद कर निकल गई हो। आह! कई लोग जोर से चिल्ला उठे, लेकिन अगले ही पल उन्हें स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि खून के मोतियों में से एक भी ये यून को नहीं लगा था। ये यून की हरकतें सहज और प्रवाहमयी बनी रहीं। उसके पीछे छूटी परछाइयों की लकीरें थम सी गईं। ये यून ने 7 मोतियों की माला को इस तरह से चकमा दिया कि वे समझ ही नहीं पाए। उसने ये कैसे किया? चाहे वे विशाल जंगल के पुत्र हो या जिन राज्य के युवा स्वामी, वे सभी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए थे। ये यून की चाल जादू जैसी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर अपनी कठोरता खो बैठा हो, मानो हवा का एक विशाल पिन पीछे छूट गया हो। इसलिए फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर्स चाहे जैसे भी हमला करें, वे खाली हवा में ही इधर उधर भटकती रहीं और एक बार भी ये यून को नहीं लगी। सूक्ष्म सूक्ष्मता, सफलता का उच्च स्तर। ये यून सूक्ष्म सूक्ष्मता के उच्च स्तर की दहलीज तक पहुंच चुका है। जनरल यान की आंखें चमक उठीं। इस स्तर तक पहुंचना वाकई अद्भुत था। छोटी सी बारीकी, बड़ी सफलता का मंच। मंच के बाहर सोन जिजुन के चेहरे पर जटिल भाव थे। जिन राज्य के युवा स्वामियों के चेहरे सिकुड़ गए, वे अब कोई और भाव व्यक्त नहीं कर सकते थे। ये यून के कारण वे सदमे से सुन्न हो गए थे। सूक्ष्म सूक्ष्मता के प्रारंभिक चरण में शरीर पर सटीक नियंत्रण रखना शामिल था। हमले से बचने के लिए सबसे छोटी हरकत का उपयोग करना। इन हरकतों की दक्षता 90% से अधिक है। सूक्ष्म कुशलता की सफलता का पहला चरण हमलावर की ताकत को महसूस करना और उसी ताकत का इस्तेमाल अपनी गतिविधियों को शक्ति देने के लिए करना था। इसका मतलब था अपने प्रतिद्वंदी की ताकत को उसी पर वापस इस्तेमाल करना। सूक्ष्म सूक्ष्मता की बड़ी सफलता का चरण स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को महसूस करना, स्वयं को आसपास के अंतरिक्ष में विलीन करना और उसे अपना पूर्ण क्षेत्र बनाना था। फिलहाल ये यून ने अपने चारों ओर 1 फुट के दायरे को अपना बना लिया था। जब तक ये यून ध्यान केंद्रित करता, उसकी हर हरकत पूर्ण सामंजस्य और त्रुटिहीनता के साथ हो सकती थी। ये यून ने अभी अभी सूक्ष्म सूक्ष्मता की बड़ी सफलता की दहलीज पार की थी और इसे पूरी तरह से समझा नहीं था। लेकिन यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसे जिन राज्य के युवा गुरु भी समझ नहीं पा रहे थे। अद्भुत! जिनेलिन कोई साधारण जीव नहीं है जो तालाब में रहता हो, बल्कि तूफान का सामना करते ही वह अजगर में बदल जाता है। यान मेंगलोव को पूर्वाभास था कि यून एक दिन आसमान की ऊंचाइयों को छू लेगा और ताया दिव्य साम्राज्य में एक उभरता हुआ सितारा बन जाएगा। अध्याय 152 मार्शल आर्ट के प्रति प्रेम। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर सरनी में मौजूद ये यून अब पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में डूब चुका था। ये यून ने जनरल यान या जिन राज्य के युवा आकाओं की कोई भी टिप्पणी नहीं सुनी। उसे सिर्फ अपने शरीर के चारों ओर का 1 फुट का इलाका ही महसूस होता था, जो उसका अपना क्षेत्र था। इस छोटे से स्थान पर पूर्ण नियंत्रण रखने की क्षमता ने ये यून को जुनूनी बना दिया था। इस वैकल्पिक दुनिया में आने के बाद से जैसे जैसे ये यून का मार्शल आर्ट की दुनिया के बारे में ज्ञान गहराता गया, मार्शल आर्ट के अन्वेषण में उसकी रुचि भी बढ़ती गई। मार्शल आर्ट एक खूबसूरत खजाने की तिजोरी की तरह थी। इसके भीतर अनगिनत रहस्य और सत्य छिपे हुए थे, जो एक योद्धा के खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। और हर बार जब वह किसी उच्च लक्ष्य की तलाश करता तो उसे एक गहरी समझ प्राप्त होती, जिससे उसे आनंद मिलता था।
ये यून को आज भी वो समय याद था जब उसने लिन शिंटो के साथ अंतहीन पहाड़ों और घाटियों के ऊपर उड़ान भरी थी। वो अनुभव बेहद रोमांचक था, और साथ ही वीरान मानव घाटी में भयंकर जानवरों से लड़ते समय उसकी ताकत से मिलने वाला रोमांच भी था। साथ ही सत्ता के बल पर वह प्रतिष्ठा, पद, सम्मान और अपने परिवार एवं मित्रों के लिए सुख समृद्धि प्राप्त कर सकता था। प्रतिशोध शीघ्रता से निपटाकर वह संसार का स्वामी बन सकता था और भले बुरे सभी को न्याय दिला सकता था। इन सब बातों ने ये उनके अंदर एक प्यास जगा दी, ऊंचाई पर चढ़ने की, मार्शल आर्ट के उच्च स्तरों को जानने की एक अंतहीन प्यास। मानव जीवन बहुत छोटा है और बहुत जल्दी बीत जाता है। विशाल निर्जन वन में बैंगनी बादलों के जन्म का कारण बनने वाली एक विचित्र वस्तु, बैंगनी क्रिस्टल उत्पत्ति को प्राप्त करके ये उनने स्वर्ग को चुनौती देते हुए एक संतुष्टिदायक जीवन व्यतीत किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। उसे क्षण भर के सुख की लालसा नहीं थी। भले ही वह एक हरम रख सकता था, लेकिन कुछ 100 वर्षों के बाद उसका अंत मिट्टी में विलीन हो जाने में ही होता। सब्जियों और चावल को उगने में 1 साल लगता था, लेकिन फिर भी वे इंसानों के पेट में पहुंच जाते थे। लेकिन एक काले लोहे के पत्थर को हजारों साल तक पॉलिश करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। उनकी चमक ही उन्हें लाखों साल तक टिके रहने देती थी। ये यून जानता था कि वह अभी भी परिष्करण के चरण में है। उसे ये सब हासिल करने के लिए धैर्य, दृढ़ता और साहस की आवश्यकता थी। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर सरणी में प्रवेश करके ये यून सूक्ष्मता की बड़ी सफलता के चरण की दहलीज पर पहुंच गया था। इससे मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की उसकी इच्छा और भी प्रबल हो गई। सेकंड मिनटों में बदल गए और 30 मिनट बाद जब ये यून पूरी तरह से थक गया, तभी धीरे धीरे वह रहस्यमय एहसास उससे दूर हुआ। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉलर सरणी से बाहर निकलते ही ये यून ने केवल जिन राज्य के युवा स्वामियों और विशाल जंगल के पुत्रों को ही देखा जो उसे इस तरह घूर रहे थे मानो वह कोई राक्षस हो। उनकी आंखों में विस्मय, ईर्ष्या, जलन और श्रद्धा के भाव भरे हुए थे। भाई, ये आप अद्भुत हैं। विशाल जंगल के पुत्रों ने यह बात अपने दिल की गहराई से कही। ये यून ने कहा, मैं केवल शारीरिक गतिविधियों की तकनीकों में ही बेहतर हूँ, अन्य पहलुओं में मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। ये यून सच कह रहा था। उसकी सूक्ष्म कुशलता उसकी गहरी समझ का ही परिणाम थी। ये स्तर उसकी उम्र के कई लोगों के लिए पहुंच से बाहर था। अन्य पहलुओं की बात करें तो ये यून उनमें अच्छा था, लेकिन वह असाधारण स्तर का नहीं था। जिन राज्य के युवा उस्तादों की निगाहें ये यून पर टिकी हुई थी, सोंग जिजुन 16 स्तरों की कठिनाई में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच चुका था और केवल 30 मिनट ही टिक पाया। लेकिन ये यून ने 17 स्तरों की कठिनाई में 30 मिनट तक शानदार प्रदर्शन किया था। इस ताकत के कारण उनके चेहरे सूज गए थे। क्या कोई और चुनौती दे रहा है? यान मेंगलोव के इस सवाल का जवाब पूरी तरह सन्नाटे में मिला। ये तो मजाक है। ये यून को कौन हरा सकता है? ये देखकर यान मेंगलोव दिल खोलकर हंसा और बोला, मेरा जिन लॉन्ग वेई प्रतिस्पर्धा और चुनौती से जरा भी नहीं डरता। ऊंचा लक्ष्य रखो और कभी हार मत मानो। जब तक तुम्हारे पास क्षमता है, तुम प्रशिक्षण मैदान में अपने वरिष्ठों और मुझे भी हरा सकते हो। आज ये यून की फुर्ती बेमिसाल है। अपने वादे के मुताबिक मैंने तुम्हारे लिए 2 हथियार और 2 अस्थि अवशेष रखे हैं। आओ, मेरे पीछे आओ। यान मेंगलोव ने ये यून को इशारा करते हुए कहा। झांग टैन ने ये यून के कंधे पर थपथपाते हुए ईर्ष्या से कहा, बच्चे, तुम कमाल हो। जनरल यान शायद ही कभी इतनी तारीफ करते हैं। उच्च श्रेणी के शस्त्रागार से मिले 2 हथियार देखकर मुझे भी ईर्ष्या हो रही है। ये यून ने मिली जुली भावनाओं के साथ मुस्कुराया। हथियार का चुनाव करना एक गंभीर मामला था। दिव्य राजधानी के जिन लॉन्ग वेई का उच्च श्रेणी का शस्त्रागार, जिसे दिव्य राजधानी शस्त्रागार के नाम से भी जाना जाता था, दिव्य राजधानी के जिन लॉन्ग वेई शिविर के पीछे स्थित था। शस्त्रागार ओब्सिडियन चट्टान की बड़ी बड़ी शिलाओं से बना था। बाहर से देखने पर यह भव्य और प्रभावशाली दिखता था। दिव्य राजधानी के शस्त्रागार में संग्रहित हथियार सर्वश्रेष्ठ खजानों में से थे। ये यून दिव्य राजधानी शस्त्रागार के प्रवेश द्वार पर पहुंची और उसे एक भयावह आभा का आभास हुआ। यह आभा शस्त्रागार में मौजूद उत्कृष्ट हथियारों से उत्पन्न हुई थी। ये सारे हथियार नए नहीं थे। इनमें से कुछ युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल हो चुके थे और खून के धब्बे चख चुके थे। इनमें से कुछ हथियारों ने तो मानव विशेषज्ञों या शक्तिशाली आदिम निर्जन जानवरों को भी मार गिराया था। केवल उन्हीं हथियारों से हत्याएं हुई हैं जिनका इस तरह का घातक इरादा फैल रहा था। कैसा है? यान मेंगलोव ने ये यून की प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। मेरा खून खौल रहा है। ये यून ने संक्षिप्त रूप से उत्तर दिया। हाँ, बढ़िया, चलो अंदर जाकर देखते हैं। यान मेंगलोव के आगे आगे चलते हुए वही यून को दिव्य राजधानी के शस्त्रागार में ले गया। अंदर का दृश्य देखकर ये यून को लगा कि यह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। हथियार रैक पर नहीं रखे थे, बल्कि बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच फंसे हुए थे। प्रत्येक 3 फुट के काले पत्थर के चबूतरे में एक हथियार जड़ा हुआ था। वहां कृपाण, तलवारें, भाले और हलबर्ड थे। ये यून के शस्त्रागार में प्रवेश करते ही उसने एक 3 मीटर लंबा भाला देखा। उसका आकार क्रूर था, मानो वह किसी मुड़े हुए सर्प के आकार का भाला हो। वह एक खुरदुरे पत्थर के आधार में गड़ा हुआ था। ये लंबा भाला धब्बेदार भूरे रंग का था, मानो खून से रंगा हुआ हो। भाला देखकर ये यून को कुछ महसूस हुआ। वह उसे छूने के लिए आगे बढ़ा। भाला ठंडा और सख्त था। वह जमे हुए लोहे जैसा था। यान मेंगलोव हंसते हुए बोला, बच्चे, इस भाले को जनरल तोड़ने वाला भाला कहते हैं। इसका ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि प्राचीन काल के कई सेनापति भाले का इस्तेमाल करते थे। लंबे भाले से वे एक ही बार में कई दुश्मनों पर हमला करके उन्हें मार गिरा सकते थे। कितना शानदार! अगर तुम इस भाले का इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत लंबा होगा। ये यून का शरीर अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, इसलिए यह भाला ही यून की ऊंचाई से लगभग 2 गुना था। ये यून ने सिर हिलाया। वह जानता था कि उसने अभी शुरुआत ही की है। शस्त्रागार में हथियारों की कोई कमी नहीं थी। ये यून ने चारों ओर नजर डाली और तरह तरह के हथियारों को देखकर वह स्तब्ध रह गया।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। वह धीरे धीरे चलता और हर हथियार को कोमलता से छूता। कभी कभी ये उन पत्थर के चबूतरे पर चढ़कर हथियार का हैंडल पकड़ लेता, इस उम्मीद में कि उसे कोई विशेष अनुभूति हो जिससे उसे पता चल जाए कि यही सही हथियार है। यद्यपि वे सभी उत्कृष्ट थे और उनका अतीत असाधारण था, फिर भी यी यून ने कई बार कोशिश करने के बाद पाया कि हथियारों में कोई बड़ा अंतर नहीं था। इससे यी यून हार गई। यान मेंगलोव ने यी यून को अर्थपूर्ण नजर से देखा। वह उसके मन की बात समझ गया और पूछा, तुम तय नहीं कर पा रहे हो कि किसे चुनो? यी यून ने सोचा और कहा, यह होना चाहिए। मैं तय नहीं कर पा रही हूं कि किस प्रकार का चयन करूं। कई योद्धा अपने पूरे जीवन में केवल एक ही प्रकार के हथियार का उपयोग करते थे। जो तलवार चलाते थे वे तलवार ही चलाते रहते थे और जो भाले चलाते थे वे भले ही चलाते रहते थे। अपने लिए उपयुक्त हथियार चुनना एक बड़ी बात थी। यान मेंगलोव ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा, ये उन कुछ योद्धा किसी विशेष प्रकार के हथियार के साथ स्वाभाविक रूप से सहज होते हैं। उदाहरण के लिए मैंने जन्मजात तलवारबाजों को देखा है। ऐसा लगता है मानो वे तलवार के लिए ही पैदा हुए हों। ऐसे लोगों को सबसे उपयुक्त हथियार चुनना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी भी प्रकार के हथियार से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें कोई भी हथियार ठीक लगता है। ऐसे लोगों को किसी विशेष हथियार की आवश्यकता नहीं होती और यह उनकी अपनी इच्छाओं पर निर्भर करता है। हथियार एक योद्धा के शरीर का ही एक हिस्सा होते हैं। कुछ हथियार तो योद्धा का जीवन ही होते हैं। उदाहरण के लिए मैंने ऐसे जन्मजात तलवारबाजों को देखा है जो चाहते हैं कि काश वे अपने शरीर को तलवार में बदल पाते। इन लोगों की तलवारबाजी में महारत तो उत्कृष्ट होती है, लेकिन तलवारों से अलग होते ही इनकी युद्ध शक्ति कम हो जाती है। यह एक चरम स्थिति है जिसके अपने फायदे और नुकसान हैं। इन जैसे लोगों के लिए वे हथियार के अनुकूल ढल जाते हैं, लेकिन अन्य लोग हथियार को अपने अनुकूल ढालना पसंद करेंगे। ये लोग मजबूत हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वे कौन सा हथियार चुनते हैं। उदाहरण के लिए साधना तकनीकों में भी ताया पवित्र तकनीक एक उच्च स्तरीय साधना तकनीक हो सकती है, लेकिन ये साधना तकनीकों का सर्वोपरि नहीं है। आप चाहें तो ताया पवित्र तकनीक का चरम स्तर तक अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन आप अन्य साधना तकनीकों का भी चयन कर सकते हैं और सभी साधना तकनीकों को अपने लिए एक में समाहित कर सकते हैं। दो रास्ते हैं। ये कहना मुश्किल है कि कौन सा बेहतर है। एक रास्ता संकरा है लेकिन आपको शिखर तक ले जाता है, जबकि दूसरा रास्ता चौड़ा है और आपको कई चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आप अपनी पसंद चुन लें। यान मेंगलोव के शब्दों ने यी यून को प्रेरित किया। ये वास्तविक अनुभव से प्राप्त अंतर्दृष्टि थी जिसने यी यून को ज्ञान प्रदान किया। मैं समझ गया। यी यून ने सिर हिलाया। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। अध्याय 153, यी यून का हथियार। यान मेंगलोव ने उसे दो हथियार चुनने को कहा। यह तर्कसंगत नहीं होगा कि वे एक ही प्रकार के हथियार हों। यी यून ने लंबी दूरी और छोटी दूरी के हथियार चुनने का फैसला किया था। लंबी दूरी के हथियारों में धनुष, क्रॉसबो, गुप्त हथियार, भाले या युद्ध कुल्हाड़ी शामिल थे। दिव्य राजधानी के शस्त्रागार में मौजूद लंबी दूरी के हथियारों में सबसे अधिक संख्या में धनुष बाण थे। सेना के लिए छुपकर हमला करने वाले हथियार उपयुक्त नहीं थे। भाले और कुल्हाड़ियों का उपयोग केवल जनजातियों में होता था। ये हथियार बहुत भारी थे और केवल शिकार के लिए ही उपयुक्त थे। इन्हें लंबी दूरी तक ले जाना कठिन होता। एक व्यक्ति लगभग 10 भाले या 10 कुल्हाड़ियां ही ले जा सकता था। ये यून ने हर एक को आजमाकर उसका अनुभव प्राप्त किया। अचानक ये यून को धनुष छूते ही कुछ खास एहसास हुआ। ये भावना स्पष्ट नहीं थी और इसे समझाना मुश्किल था, लेकिन यह एक अटूट बंधन की तरह मौजूद थी। धनुष। मैं अपने पहले हथियार के रूप में धनुष चुनूंगा। ओह, आप धनुष चुन रहे हैं। यान मेंगलोव की आंखें चमक उठी। सेना में 18 युद्ध कौशल हैं और धनुष सबसे पहले स्थान पर है। 18 कौशलों में धनुष पहले, धनुष दूसरे, भाला तीसरे, कृपाण चौथे, तलवार पांचवें, भाला छठे स्थान पर और अंत में नंगे हाथों से मुक्केबाजी। 18 युद्ध कौशलों में धनुष सबसे पहले और नंगे हाथों से लड़ाई सबसे आखिरी में है। बिना हथियारों के लड़ना ही युद्ध कहलाता था। एक योद्धा के पास हमेशा उसका हथियार नहीं होता था। उदाहरण के लिए हथियार का टूट जाना एक आम बात थी, इसलिए निहत्थे होकर लड़ना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः 18 मार्शल कौशलों में अंतिम होने के कारण इसे सबसे बेहतरीन कौशल के रूप में बचाकर रखा गया था। 18 युद्ध कौशलों में धनुष को सर्वोच्च स्थान दिया गया था क्योंकि यह लंबी दूरी के हथियारों में सर्वोपरि था। दो सेनाओं के बीच इसका बहुत महत्व था। एक निम्न स्तर के योद्धा के लिए धनुष चलाना और सीखना आसान होगा, लेकिन धनुष यांत्रिक शक्ति पर निर्भर करता है, इसलिए इसकी शक्ति धनुष के शरीर पर ही निर्भर करती है। लेकिन धनुष चलाना पूरी तरह से योद्धा की भुजाओं की ताकत पर निर्भर करता था। इस प्रकार प्राचीन काल से ही सेनापति और सामंत धनुष का प्रयोग करते आए थे। प्रतिद्वंद्वी सेना का सिर काटने का सबसे अच्छा हथियार धनुष ही था। धनुष की गति ऐसी नहीं थी कि क्रॉसबो उसका मुकाबला कर सके। क्रॉसबो उससे कम 4 से 5 गुना तेज थी। जब कोई मानव विशेषज्ञ 1000 कड़ाही वाले धनुष को खींचता है तो वह अपने निरंतर निशानों से एक शहर की दीवार को गिरा सकता है। यान मेंगलोव द्वारा अपने निर्णय को स्वीकार करते देख यी यून ने तुरंत एक लाल युद्ध धनुष निकाला। उसने धनुष को खींचा और उसे पूरी तरह से फैला दिया। उसकी चपलता की तुलना में यी यून की भुजाओं की ताकत उतनी असाधारण नहीं थी, लेकिन फिर भी वह उसी स्तर के योद्धा से कहीं अधिक मजबूत था। आखिरकार यी यून टेम्पर्ड बॉडी ड्रैगन पल्स अवस्था तक पहुंच गया था। जब यी यून ने लाल युद्ध धनुष खोला तो उसके जुड़ों से तलती हुई फलियों जैसी सरसराहट की आवाज आए। यान मेंगलोव ने अपनी ठुड्डी सहलाए और हल्के से सिर हिलाया। बुरा नहीं है, ये जिन राज्य के सुपरिवार द्वारा बनाया गया सिकोया धनुष है। काले लोहे को 1000 बार गढ़कर धनुष बनाया गया है। एक सामान्य शुरुआती स्तर का बैंगनी रक्त योद्धा भी इसे मुश्किल से खोल पाता है। केवल एक चरम बैंगनी रक्त योद्धा ही इस धनुष को खींचकर लगातार तीर चला सकता है।
ये धनुष आसानी से सींग वाले जानवर को भी भेद सकता है। ये यून ने अपना सिर हिलाया और सिकोया धनुष को नीचे रख दिया। ओह, आपको ये बहुत हल्का लग रहा है, यान मेंगलोव ने ये यून की ओर मुस्कुराते हुए कहा। ये यून ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी तो ठीक है, लेकिन मेरी ताकत तेजी से बढ़ रही है। ये धनुष बहुत जल्द बेकार हो जाएगा। एक उच्च कोटि के बैंगनी रक्त वाले योद्धा के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा पाना ये यून के लिए कोई चुनौती नहीं थी। हाँ, बढ़िया, मेरे पीछे आओ, यान मेंगलोव ने कहा और ये यून को एक बड़े पत्थर के खंभे के पास ले गया। उसने खंभे के पीछे से एक धनुष निकाला और कहा, इसे आजमाओ। यान मेंगलोव ने ये यून की ओर एक काला लोहे का धनुष फेंका। उसने ये यून को अर्थपूर्ण ढंग से देखा, मानो वह उसकी परीक्षा लेना चाहता हो। ये यून ने धनुष पकड़ा और तुरंत ही उसे लगा कि उसकी बाहें धंस गई हैं। इतना भारी धनुष, ये यून चौंक गया। इस धनुष को उठाना तो एक साधारण योद्धा के लिए भी मुश्किल था, तीर चलाने के लिए इस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात थी। ये यून ने पूरी ताकत लगाकर धनुष को खींचा। वह उसे केवल थोड़ा सा ही खोल पाया, जिससे एक धीमी सी आवाज आए। ये यून ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। वाकई बहुत मुश्किल था। लाखों पाउंड के जानवरों का मांस खींचने की ताकत होने के बावजूद वह इस धनुष को नहीं खोल पा रहा था। एक सर्वोत्कृष्ट पर्पल ब्लड योद्धा भी शायद इस काले लोहे के धनुष का उपयोग न कर पाए। कैसा है ये, क्या ये आपके लिए काफी है? ये यून कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धनुष की ऊर्जा तथा उसे खींचते समय होने वाले कंपन को महसूस किया। इसके बाद ये यून ने अपना सिर हिलाया। ओह, यान मेंगलोव ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। तुम इस धनुष को बस थोड़ा सा ही खोल सकते हो, और फिर भी तुम्हें लगता है कि यह काफी नहीं है। तुम्हें पता है कि शुरुआत में तो बस थोड़ी सी ताकत लगती है, अंत तक पहुंचने पर और भी ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी। बैंगनी रक्त स्तर में ये धनुष तुम्हारे लिए काफी है और तुम संतुष्ट नहीं हो। ये यून ने कुछ देर सोचा और अपने शब्दों के चुनाव पर विचार किया। आवश्यक शक्ति तो पर्याप्त है, लेकिन जब मैंने धनुष पकड़ा तो उसमें एक सामंजस्य की कमी थी। ऐसा लगा जैसे कोई आध्यात्मिक संबंध न हो। ये यून की आवाज में झिझक थी, क्योंकि उसने धनुष खींचते समय अपने मन में उठने वाली रहस्यमयी भावनाओं का वर्णन अनिश्चितता के साथ किया। हालांकि सिकोया धनुष को छूते समय एक हल्की सी सहज अनुभूति हुई, फिर भी वह अनुभूति मौजूद थी। लेकिन जब बात काले लोहे के धनुष की आई तो ये यून को वह केवल ठंडा ही लगा। ओह, यान मेंगलोव ने ये यून के साथ आश्चर्य से देखा। क्या तुम्हें सच में ऐसा महसूस होता है? अनुकूलता। हाँ, ये यून ने सिर हिलाया। यान मेंगलोव ने ये यून से काले लोहे का धनुष लिया और लापरवाही से उसे खींचा। धनुष के पूरी तरह खुलने से पहले उससे एक धीमी सी आवाज आए। यान मेंगलोव को रिहा कर दिया गया। पेंग, धनुष के कांपने से एक तेज आवाज आए। ऐसा लगा मानो आसपास की हवा इस जबरदस्त ताकत से खींच गई हो और भयंकर कंपन पैदा कर रही हो। ये यून ने मन ही मन आश्चर्य से देखा। वह यान मेंगलोव की भुजाओं की ताकत के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। बच्चे, तुम में वाकई गजब की समझ है। ये काला लोहे का धनुष भारी तो है, लेकिन इसकी कीमत उस सिकोया धनुष से कहीं कम है जिसे तुमने पहले देखा था। सिकोया धनुष एक कुशल लोहार ने विशेष रूप से बनाया था, लेकिन ये काला लोहे का धनुष तो सिर्फ एक उच्च कोटि के लोहार ने ही बनाया है। काला लोहे का धनुष अपनी सामग्री के कारण ही इतना कठोर है। लगता है लंबी दूरी के हथियारों में धनुष चलाने में आपकी स्वाभाविक संवेदनशीलता है। बुरा नहीं है, यान मेंगलोव ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा। ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें वह धनुष दिखाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर यान मेंगलोव ये यून को शस्त्रागार के भीतरी हिस्से में ले गया। शस्त्रागार के सबसे भीतरी हिस्से में एक पत्थर के खंभे के चारों ओर घूमने के बाद ये यून ने पत्थर का बना एक दरवाजा देखा। इस पत्थर के दरवाजे को देखकर ये यून उत्साहित हो गया, क्योंकि वह आशा से भरा हुआ था। दिव्य राजधानी के शस्त्रागार में इस धनुष को अभी भी एक गुप्त कक्ष में अलग से रखा गया था, जिसका अर्थ था कि यह असाधारण था। यान मेंगलोव ने एक चाबी निकाली और पत्थर का दरवाजा खोला। ये यून उसके पीछे पीछे एक पत्थर के कमरे में गया। पत्थर की दीवार पर एक काला लंबा धनुष था। धनुष के दोनों सिरों पर संगीनें लगी हुई थी। जैसे ही ये यून ने इस युद्ध धनुष को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। उसे ऐसा लगा जैसे इसके भीतर एक अलौकिक शक्ति समाहित हो। ताइकांग धनुष। इसे धनुष बनाने के उस्ताद ने बनाया था, जो कांग राज्य के एक अंतःप्रिय कुलीन परिवार झांग परिवार से आते थे। झांग परिवार एक कुलीन धनुष बाण परिवार है। झांग जंग शब्द में धनुष को का अर्थ निहित है। इसका उपयोग धनुषों की संख्या का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि 1 झांग धनुष, 2 झांग धनुष। इसे अजमाएं। यान मेंगलोव का परिचय सुनकर ये यून बेहद उत्साहित हो गया। वह उछलकर आगे बढ़ा और दीवार से धनुष उतार लिया। ये यून के मन में सबसे पहला विचार आया, भारी। इस ताइकांग धनुष का शरीर अंगूठे के नाखून से भी पतला था, लेकिन ये काले लोहे के धनुष से कहीं अधिक भारी था। ताइकांग धनुष पूरी तरह से धातु का बना था, लेकिन ताइकांग धनुष को पकड़ते ही ये यून को फिर से वही सहजता का अनुभव हुआ। वास्तव में ये सिकोया धनुष को पकड़ने के समय की अनुभूति से 10 गुना अधिक मजबूत थी। तुरंत ही ये यून को धनुष से प्यार हो गया। यान मेंगलोव ने कहा, ताइकांग धनुष का शरीर ताइकांग धातु से बना है। ताइकांग धातु का सार झांग परिवार का पारिवारिक रहस्य है। इस धातु को बेहतरीन दिव्य काले लोहे से गढ़ा जाता है, जिससे ये दिव्य काली धातु अविश्वसनीय रूप से लचीली हो जाती है। ताइकांग धातु से बने धातु के डंडे को अंगूठे के नाखून जितना हिलाने से भी इतना कंपन पैदा हो सकता है कि एक व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। और इतना ही नहीं, इस ताइकांग धातु सार में युआनची का संचार किया जा सकता है। इससे ताइकांग धातु सार की कठोरता और मजबूती बढ़ती है। आप इसमें जितनी अधिक युआनची का संचार करेंगे, यह उतना ही कठोर होता जाएगा, जिससे इसे खींचना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसकी ताकत भी बढ़ती है।
तुम्हारे लिए ही नहीं, मेरे लिए भी इस ताइक्वांदो धनुष का उपयोग करते समय इसमें लगाई जाने वाली शक्ति की कोई सीमा नहीं है। इस बात का कोई डर नहीं है कि तुम्हारी शक्ति धनुष की सीमाओं को पार कर जाएगी। जब तक ये झांग परिवार का ताइक्वांदो धनुष है, अगर तुम इसमें पूरे सागर के बराबर युआनची ऊर्जा डाल सकते हो तो तुम सचमुच सूर्य और तारों को भी गिरा सकते हो, आकाश को भेद सकते हो। यान मेंगलोव के वर्णन से ये यून का खून खौल उठा। ये वाकई एक शानदार धनुष था। ताइक्वांदो धनुष के दोनों सिरों को देखिए। ताइक्वांदो धातु से निर्मित लोहे के ब्लेड लगे हुए हैं और एक झटके में किसी भी साधारण तलवार को तोड़ सकते हैं। धनुष की नोक काले रंग की हड्डियों वाले विशाल गेंडे के सींगों से बनी है। धनुष की डोरी की बात करें तो इसे बनाने की प्रक्रिया अनगिनत है। कांग राज्य के झांग परिवार ने विशालकाय अजगर की पसलियों को प्राप्त किया और उन्हें मोड़कर धनुष की डोरी बनाई। फिर इसे शार्क की त्वचा से बने मिश्रण में 18 वर्षों तक भिगोकर रखा गया, जिसके बाद ये बनकर तैयार हुई। यान मेंगलोव के वर्णन और ये यून को दी गई उनकी निगाहों से एक संदेश छिपा था। तुम्हें ये धनुष देना तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन यान मेंगलोव के वर्णन के बिना भी ये यून धनुष के प्रति अपने गहरे लगाव को समझ गया था। एक साधारण वस्तु को पत्थर के कक्ष में अकेले कैसे रखा जा सकता है? यह शायद दिव्य राजधानी शस्त्रागार का सबसे कीमती हथियार था। बच्चे, इसे खींचने की कोशिश करो। युआनची का प्रयोग मत करो, वरना तुम इसे खोल ही नहीं पाओगे। बस अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुम इसे आधे से भी आगे नहीं खींच पाए तो कोई चालबाजी मत करना और धनुष को वापस रख देना। जैसा कि यान मेंगलोव ने कहा, वह अपनी दाढ़ी के छोटे छोटे बाल नोच रहा था। ये स्पष्ट था कि ये यून को इस तरह प्रणाम करने से उसके दिल में दर्द हो रहा था। ये यून अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने तुरंत गहरी सांस ली और ची ऊर्जा को अपने दांत्यान में प्रवाहित करते हुए घुड़सवारी की मुद्रा में उसने अपनी कमर को एक हाथ की तरह इस्तेमाल किया और अपनी सभी मांसपेशियों को पंप किया। खुला। ये यून दहाड़ा। उसके जोड़ों से काका की आवाज निकली और ताइक्वांदो धनुष धीरे धीरे 0% से 50% तक झुकने लगा, जैसे जैसे वह 100% की ओर बढ़ रहा था। ये यून ने अपने शरीर की ताकत का इस्तेमाल करके ताइक्वांदो धनुष को 3/4 तक खींचने में कामयाबी हासिल कर ली थी। अध्याय 154, दूसरा विकल्प। मजबूत शरीर, ड्रैगन पल्स। बहते पारे के गाउन से मिले प्रशिक्षण के साथ आप लगातार इसकी बंधनकारी शक्ति पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए आपकी शक्ति काफी अच्छी है। यान मेंगलोव ने अपनी थोड़ी सहलाते हुए सिर हिलाया। मैंने तुम्हें इतना अच्छा प्रणाम किया है, मुझे निराश मत करना। इस प्रणाम के साथ चाहे प्रशिक्षण हो या भविष्य में उपलब्धियां हासिल करना हमेशा एक तरह का आश्वासन रहेगा। धन्यवाद जनरल। ये यून ने हार्दिक धन्यवाद दिया। वह जानता था कि उसने पर्याप्त जानकारी दे दी थी, जिसके परिणामस्वरूप यान मेंगलोव ने उसका पालन पोषण करने के लिए इतनी प्रतिबद्धता दिखाई। ताइक्वांदो धनुष को अपनी पीठ पर टांगे हुए ये यून ने तरकश उठाया। ये धनुष ताइक्वांदो धनुष के लिए विशेष रूप से बनाए गए पवन मार्गदर्शक तीरों से भरा हुआ था। ये तीर बर्फीली धातु से बने थे और इनके पंख प्राचीन वंश के राक्षस पक्षी के पंखों से निर्मित थे। ऐसे तीर प्रतिद्वंद्वी के युआनची विस्फोट से भी दिशा नहीं बदल सकते थे। ये उच्चतम श्रेणी के तीर थे। इतने महंगे तीरों को चलाना व्यर्थ होगा। कुशल धनुर्धर तीर के शाफ्ट में कुछ युआनची बांधकर तीर चलाने के बाद उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। तीर और धनुष चुनने के बाद अगला नंबर हाथापाई वाले हथियार का था। ये यून ने दिव्य राजधानी के पूरे शस्त्रागार का जायजा लिया। उसने हर हथियार को छूकर अपने चयन का फैसला किया। इस बार यान मेंगलोव ने कुछ नहीं कहा और ये यून को खुद ही चुनने दिया। ये यून को कोई जल्दी नहीं थी। 2 घंटे बाद वह आखिरकार एक बड़ी चट्टान के सामने खड़ा हो गया। इस विशाल चट्टान में एक तलवार धसी हुई थी। हालांकि वह एक कृपाण थी, लेकिन देखने में भाले जैसी लग रही थी। इस कृपाण की लंबाई 6 फीट थी तारांकन। इसका हैंडल 1 फीट 2 इंच लंबा था, जिससे कुल लंबाई 7 फीट 2 इंच हो जाती थी। ये लगभग एक वयस्क पुरुष की ऊंचाई के बराबर थी और ये यून से काफी लंबी थी। लंबी तलवार के ब्लेड पर चांदी धूसर रंग की धारियां थीं। वे सर्दियों में किसी झील पर जमी बर्फ की तरह दिखती थीं और बेहद खूबसूरत थीं। कृपाण अत्यंत लंबी होने के बावजूद केवल 2 इंच चौड़ी थी। ब्लेड का घुमाव बहुत हल्का था। इसकी लंबाई के साथ मिलकर ये कृपाण लगभग सीधी लगती थी और तलवार जैसी महसूस होती थी। यह एक ही समय में कृपाण और तलवार दोनों की तरह था। इसका इस्तेमाल कृपाण की तरह भी किया जा सकता है और भाले की तरह भी। इस कृपाण की अतिरंजित आकृति ने ये यून को पहले देखी हुई कटाना या मियाओ डाओ की याद दिला दी। मियाओ शब्द का नागरिकों को संबोधित करने से कोई संबंध नहीं था, बल्कि ये मियाओदाओ के संकरे ब्लेड और लंबाई का वर्णन करता था, जो एक अंकुरित पौधे की तरह दिखता था। बेशक मियाओदाओ कटाना या समुराई तलवारों की तुलना में वे कृपाण की तुलना में बहुत छोटी थी, जिसे ये यून ने देखा था। ब्लेड जितना लंबा होता था, उसका प्रत्येक वार उतना ही मजबूत होता था, और तलवार की धार जितनी पतली होती थी, तलवार उतनी ही तेज चलती थी। इन 2 बिंदुओं के कारण एक तलवारबाज की कृपाण आमतौर पर लंबी और पतली होती है, लेकिन तलवार जितनी संकरी और लंबी होती थी, उसे तोड़ना उतना ही आसान होता था। इसे प्रतिद्वंद्वी के हथियार से तोड़ा जा सकता था, युआनची से तोड़ा जा सकता था, या यहाँ तक कि हड्डियों से भी तोड़ा जा सकता था। कटाना और समुराई तलवारें लंबी मानी जाती थीं, लेकिन युद्ध में टूटने के डर से उन्हें बहुत लंबा नहीं बनाया जाता था। इस वैकल्पिक दुनिया में तलवार बनाने के उस्ताद इसकी चौड़ाई और लंबाई को अधिकतम सीमा तक बढ़ा सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें अपने द्वारा बनाई गई तलवारों पर पूरा भरोसा था। ये सचमुच एक घोड़ा काटने वाली तलवार थी। इस तलवार को घोड़ा काटने वाली तलवार इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसकी लंबाई इतनी होती थी कि यह घोड़े को 2 हिस्सों में काट सकती थी, और ये यून ने जिस कृपाण को चुना था वह घोड़े को बीच से 2 हिस्सों में बांट सकती थी। वह अपने प्रतिद्वंदी और उसके घोड़े को सिर से पैर तक 2 हिस्सों में बांट सकता था।
बस यही है। ये यून ने दोनों हाथों से कृपाण की डंडी पकड़ी और कृपाण को बाहर खींच लिया। विंग जब तलवार पत्थर से अलग हुई तो उससे धातु की एक धीमी सी गूंज निकली। ऐसा लगा जैसे कोई अजगर अपने बंधनों से मुक्त होकर एक लंबी दहाड़ मार रहा हो। एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। वाह, बढ़िया तलवार। ये यून की आंखें चमक उठी और उसने तलवार का इस्तेमाल करते हुए स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारें का प्रदर्शन किया। हालांकि यह एक कृपाण थी, लेकिन ये तलवार से बहुत अलग नहीं थी, इसलिए यह स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारों के लिए उपयुक्त थी। पल भर में ये यून बर्फीले तूफान की तरह प्रकाश की चमक से गिर गया। ये यून द्वारा उत्पन्न तेज हवा ने दीवारों और जमीन पर छोटे छोटे निशान छोड़ दिए। बस करो, ये सब बकवास बंद करो, यान मेंगलोव ने चिल्कर ये यून को रोकते हुए कहा। 1000 सेना की तलवार। बच्चे, तुम्हारी नजरें तो चोरी करने पर बहुत तिखी हैं। ये 1000 आर्मी कृपाण भी एक कुशल कारीगर द्वारा बनाई गई थी। हालांकि इसकी कीमत ताइकांग धनुष से कम थी, फिर भी यह डिवाइन कैपिटल आर्मरी के सर्वश्रेष्ठ हथियारों में से एक थी। 1000 आर्मी कृपाण आइस फ्रॉस्ट धातु से बनी थी। आइस फ्रॉस्ट धातु पर सुंदर रेखाएं थीं, जो फटी हुई बर्फ की सतह जैसी दिखती थीं। ये रेखाएं मूल रूप से मौजूद नहीं थीं, बल्कि कठिन निर्माण प्रक्रिया के दौरान बन गई थीं। आइस फ्रॉस्ट मेटल में प्राकृतिक शीतलता होती थी। इसका उपयोग करके एक ऐसी तलवार बनाई गई जो गर्मियों में तालाब में डुबोने पर उसे जमा सकती थी। इसका इस्तेमाल करके दूसरों के हथियारों को काटना कीचड़ काटने जितना आसान था। सामान्य हथियारों की तो बात ही छोड़िए, ये उनकी यांची कृपाण भी 1000 सेना की कृपाण के सामने कुछ ही वार में टूट जाती थी। ताइकांग धनुष, हवा का पीछा करने वाले तीर, 1000 सेना की तलवार। बच्चे, तुम्हें तो सचमुच वरदान मिल गया। ये यून द्वारा ताइकांग धनुष और 1000 सेना की तलवार का चुनाव देखकर यान मेंगलोव का दिल दुख से भर गया। उन दोनों हथियारों की तुलना में निम्न श्रेणी के 2 वीरान अस्थि अवशेषों का मूल्य बहुत कम था। बच्चे, तुम तो तलवार जितने लंबे भी नहीं हो और तुमने मेरी 1000 सेना की तलवार छीन ली। यान मेंगलोव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यहाँ तक कि यून और 1000 सेना की तलवार भी यान मेंगलोव से कुछ ही छोटी थी। जनरल की उदारता के लिए धन्यवाद, ये यून ने दिल से कहा। वह जानता था कि भले ही यान मेंगलोव मौखिक रूप से इसे देने से कतरा रहा था, लेकिन फिर भी उसका इरादा ये यून को ताइकांग धनुष और 1000 सेना की तलवार दोनों देने का था। आखिरकार ताइकांग धनुष तो यान मेंगलोव ने ही जानबूझकर ये यून को चुनने के लिए दिया था। चुने हुए हथियारों के साथ वीरान अस्थि अवशेषों से कोई समस्या नहीं है। उसके बाद तुम्हारी जमीन तो है ही। धत्तेरे की, आज तो मेरी हालत बहुत खराब है, यान मेंगलोव बोलते हुए बड़बड़ाया। ये यून की बात मानकर वह थोड़ा शांत हुआ और अब उसमें कोई घमंड नहीं रहा। ये यून ने शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजाते हुए कहा, ये छोटा सा जीव कुछ दर्जन अनुयायियों के साथ मध्य मैदान में आया है। मुझे बड़ी जमीन की जरूरत नहीं होगी, एक छोटी सी जमीन ही काफी होगी। ताया दिव्य साम्राज्य में सम्राट का एक विशाल भूभाग पर पूर्ण नियंत्रण था। उनके अधीन 108 राज्य थे जो वितरित थे। प्रत्येक राज्य का शासन एक ड्यूक के पास था। इसके बाद ड्यूक जागीरदार राज्य के जनरलों और अन्य राज्य मंत्रियों के बीच भूमि को और विभाजित कर देता था। इसके बाद सेनापति इसे 1000 परिवारों और राज्य के शूरवीरों के बीच वितरित कर देगा। ये यून कुलीन वर्ग में सबसे निचले दर्जे का था, इसलिए उसकी जमीन यान मेंगलोव से मिली थी। यान मेंगलोव ने ये यून के कंधों पर थपथपाते हुए कहा, भविष्य में तुम बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचोगे। जल्द ही तुम दिव्य राजधानी से कुछ भूमि छीन लोगे और जब ऐसा होगा तो ये भूमि वापस मेरे हाथों में आ जाएगी। तो मैं तुम्हें जमीन का एक अच्छा टुकड़ा दूंगा। इससे तुम अपने लोगों और अपनी बहन के सामने अच्छे दिखोगे। यान मेंगलोव ये यून पर बहुत ध्यान देता था। वह जानता था कि यून उसकी बहन जियांग शियाओरू के बहुत करीब थी। उसने अपने अंतरस्थानिक छल्ले से एक पशु की खाल से बना नक्शा निकाला और ये यून को दी जाने वाली भूमि पर गोला बनाया। अनुवादक का नोट, यहाँ प्रयुक्त लंबाई प्राचीन चीन की है। 1 फुट 23 सेंटीमीटर होता है, एक झांक 10 फुट यानी 2.3 मीटर होता है। ये यून की 1000 सेना की कृपाण की ब्लेड 6 फुट लंबी है, यानी 1.38 मीटर। मूठ सहित पूरी कृपाण 7 फुट 2 इंच लंबी है, यानी 65 मीटर। यह 12 वर्षीय ये यून की ऊंचाई से भी अधिक है। अध्याय 155, सॉफ्ट क्लाउड माउंटेन बनो। 2 घंटे बाद ये यून जियांग शियाओरू, झो शियाओके और अन्य अनुयायियों को जिन लॉन्ग वे के मार्गदर्शन में अपने देश ले गया। दिव्य राजधानी एक शहर के रूप में जिन राज्य के ड्यूक के अधीन थी और यह उनका निजी क्षेत्र था। अन्य रईसों का क्षेत्र शहर के बाहर था। ये यून की भूमि दिव्य राजधानी से लगभग 100 मील दूर थी, जो कि एक अत्यंत अच्छी जगह थी। उस भूमि पर पहुंचकर लियान कबीले के लोग आश्चर्यचकित रह गए। ये यून की भूमि कोई बंजर भूमि नहीं थी। उसकी भूमि के भीतर एक घर भी था। स्पष्ट रूप से कहें तो यह एक हवेली थी। हालांकि 1 मील की परिधि वाला यह आंगन सुनने में बड़ा नहीं लगता था, लेकिन देखने में बेहद भव्य था। घर एक कतार में सटे हुए थे और वहां मंडप, चट्टानी उद्यान और तालाब थे। ये जियांगनान के बगीचों जैसा दिखता था। इतने बड़े महल में कुछ 1000 लोग रह सकते थे। ये यून जानती थी कि नश्वर लोक में महल कुछ मील के दायरे में फैले होते थे। उनमें हजारों और यहाँ तक कि 10,000 घर भी समा सकते थे। हिजड़ों को कमरों में रोशनी करने के लिए घोड़े की सवारी करनी पड़ती थी। यद्यपि एक राजनायक सभी कुलीनों में सबसे निचले पद पर होता है, फिर भी ताया दिव्य राज्य में यह पद अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। ये यून ने आह भरी। ताया दिव्य राज्य का क्षेत्र इतना विशाल था कि उसका मापन करना असंभव था। इसलिए सामान्य कुलीनों को भूमि दी जाती थी, परंतु ताया दिव्य राज्य में कुलीन पद वंशानुगत नहीं था। धन तो विरासत में मिल सकता था, परंतु उपाधि नहीं। बिना स्वामित्व के किसी के पास भूमि नहीं होती थी। यदि अगली पीढ़ी निकम्मी साबित होती तो उन्हें शीघ्र ही भूमि छोड़नी पड़ती। इसलिए कुलीन वर्ग के पुत्र अक्सर खेती बाड़ी में कड़ी मेहनत करते थे। वास्तव में वे आम लोगों की तुलना में अधिक तनावग्रस्त रहते थे।
आखिरकार एक सुखमय और सभ्य जीवन जीने की आदत के बाद उसे बनाए रखने में सक्षम न होना केवल भौतिक वस्तुओं की हानि ही नहीं थी, बल्कि अपमान का एक मनोवैज्ञानिक दर्द भी था। हवेली के मुख्य द्वार से एक साथ 4 से 5 गाड़ियां गुजर सकती थीं। वहां लाल रंग का लाख का दरवाजा था और उस पर मुट्ठी के आकार के धातु के टुकड़े जड़े हुए थे। दरवाजे के पास पत्थर के 2 बड़े शेर थे और उन शेरों के बगल में एक उड़ती हुई मछली की पत्थर की मूर्ति थी। ये यून लोगों को हवेली में ले गई। वहां लाल ईंटों की दीवारों और चमकदार टाइलों की कतारें थीं। हवेली सदियों पुराने घने पेड़ों से घिरी हुई थी। वहां कई मंडप, भव्य इमारतें और एक विशाल अभ्यास मैदान था। साथ ही वहां एक पन्ना हरे रंग का तालाब भी था। ये तस्वीरें आंखों के लिए बहुत ही भव्य थीं। लियान कबीले के सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी ऐसी हवेली के बारे में सुना भी नहीं था, देखना तो दूर की बात थी। क्लाउड वाइल्डनेस में वे सभी झोपड़ियों में रहते थे और उनकी दीवारें मिट्टी की बनी होती थीं। सबसे बेहतरीन लोगों ने अपने घर पत्थर से बनवाए, जो उस समय एक बहुत बड़ी विलासिता थी। और ये उनका महल बेहतरीन सीमेंट की ईंटों से एक कठिन प्रक्रिया के माध्यम से बनाया गया था। परिणामस्वरूप बनी ईंटें मजबूत और छूने में चिकनी थीं। घर बनाने में इस्तेमाल की गई लकड़ी अच्छी पुरानी चीड़ की थी। स्नोफिर और गोल्डन लाइन्स नानमू जैसी सामग्रियों के लिए ये उनका पद अभी भी अपर्याप्त था। ऐसा नहीं था कि वह इन्हें खरीद नहीं सकता था, बल्कि उसका पद इतना ऊंचा नहीं था। लियान कबीले को घरों की कीमत का पता नहीं था। अगर उन्हें पता चलता तो वे दंग रह जाते। ये योद्धाओं की दुनिया थी। मनुष्यों द्वारा घर बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियां भले ही कीमती लगे, लेकिन योद्धाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले खजानों के मुकाबले वे कुछ भी नहीं थी। ये यून के 2 हथियारों ताइकांग धनुष और 1000 सेना की कृपाण में से कोई भी हथियार पूरे महल से कहीं अधिक मूल्यवान था। उस क्षण जो लोग दुनिया से अपरिचित थे, वे अपने आसपास की हर नई चीज को देखकर उत्साहित हो गए। वे छूना और देखना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं वे कुछ तोड़ न दें। कितना बड़ा, कितना सुंदर नजारा देखकर झोउ शियाओ के खुशी से झूम उठी। वह साफ पानी के तालाब को देखकर खुद को रोक नहीं पाए। उसने अपनी पैंट ऊपर की, जूते उतारे और खेलने के लिए तालाब में कूद गई। उसके नन्हे नन्हे पैर चमक रहे थे, जो दूसरों को चकाचौंध कर रहे थे। वह बगीचे में तितलियों का पीछा करती रही और तालाबों में मछलियों के साथ खेलती रही। उसे अकेले खेलने में बहुत मजा आया। लियान कबीले के अन्य बच्चे झोउ शियाओके को इस तरह खेलते देख ईर्ष्या कर रहे थे। ये यून इस प्रवास के दौरान कई बच्चों को साथ लाया था, क्योंकि बच्चे सबसे मासूम होते हैं। उनका स्वभाव सरल था, उनके लिए वफादार बनना आसान था। वास्तव में ये यून को वफादारी की परवाह नहीं थी। वह बस इतना चाहता था कि उनके दिल में ऐसी बुराई न हो जिससे वे लोगों को नुकसान पहुंचाएं। मध्य मैदानों की ओर जाते हुए रास्ते में इन बच्चों को उनके माता पिता ने समझाया था कि ये यून के घर पहुंचने पर लड़कों को नौकर बनना है और लड़कियों को नौकरानी बनना है। उन्हें नियमों को समझना होगा और कबीले की तरह अपनी मनमर्जी नहीं करनी है। ताया दिव्य साम्राज्य के नियमों के अनुसार वे किंगडम नाइट के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। उनकी उपाधि स्वामी से शरण मांगने वाले थी। ये यून और उसकी बहन जियांग शियाओरू के अलावा झोउ शियाओके सहित सभी लोग गुलाम थे। इसलिए अब वे सभी संकोची हो गए थे और झोउ शियाओके की तरह खेलने का आनंद लेने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन इन लोगों को विशेष रूप से चुनने के बावजूद उसने उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार नहीं किया। क्लाउड वाइल्डनेस छोड़ने से पहले ये यून ने अपने साथ ले जाने वाले हर व्यक्ति का चरित्र परीक्षण किया था। जिन लोगों का चरित्र संदिग्ध था, जो बहला फुसलाकर या जबरदस्ती से लूटपाट करते थे या गुंडागर्दी करते थे, उन्हें विशाल जंगल में ही छोड़ दिया गया। उन्हें थोड़ा मांस दिया गया और फिर उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया। इसका उद्देश्य बुरे लोगों को इसमें शामिल होने से रोकना था। कुछ लोग जन्मजात बुरे थे। वे इस बात के लिए कृतज्ञता नहीं दिखाते थे कि उन्हें विशाल जंगल से बाहर निकाला गया था। जब ये यून आसपास होता था तो वे विनम्र व्यवहार करते थे, लेकिन ये यून के चले जाने के बाद ये कहना मुश्किल था कि उनका व्यवहार कैसा था। ये यून जिन लॉन्ग वे में शामिल हो रहा था और उसका भाग्य युद्धों में प्रशिक्षण और लड़ने के लिए निर्धारित था। उसके लिए कई वर्षों तक घर से दूर रहना स्वाभाविक था। अगर उसके घर में दुष्ट लोग थे तो वे उसे धोखा दे सकते थे, जागीर के लाभों को नष्ट कर सकते थे और तरह तरह की मुसीबतें खड़ी कर सकते थे। वे झोउ शियाओके और जियांग शियाओरू के साथ भी कुछ कर सकते थे। ये यून इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। इसलिए ये यून ने लियान कबीले के 100 से अधिक लोगों को विशाल जंगल से बाहर नहीं निकाला। ये यून ने कहा, भविष्य में इस हवेली को लियान कबीले की हवेली की तरह ही समझें। ये हमारा नया गांव है। ये बस पहले से ज्यादा सुंदर गांव है। खेलते रहो, कोई पाबंदी नहीं है। ये यून ने सहजता से कहा। बच्चे पहले तो डर गए, लेकिन ये यून मुस्कुराया और कुछ परिचित बच्चों को चुनकर उन्हें बाकी बच्चों के साथ खेलने के लिए आगे कर दिया। शुरू में वे सभी शर्मीले थे, लेकिन धीरे धीरे वे खुल गए और खुशी से खेलने लगे। वे गलियारों में एक दूसरे का पीछा करते, चट्टानों के बीच लुका छिपी खेलते और तालाबों में पानी उछालते। हवा में उछलती पानी की बूंदें सूरज की रोशनी में मोतियों की तरह लग रही थीं। विशाल वन क्षेत्र के बच्चों के लिए इस हवेली से जुड़ी हर चीज नई थी। इसने उन्हें उत्साहित किया और इसके प्रति उनके मन में लगाव पैदा किया। बच्चों की मासूम मुस्कान देखकर बड़ों के चेहरे पर भी संतोष की बड़ी मुस्कान आ गई। ये यून भी प्रसन्न था। उसे इस बात की खुशी थी कि उसने इन अच्छे और ईमानदार लोगों के जीवन में खुशियां लाई थीं। भविष्य में इस हवेली को कोमल बादलों रो यून पर्वत हवेली के नाम से जाना जाएगा। ये यून की यह बात सुनकर जियांग शियाओरू चौंक गई और उसकी ओर मुड़कर देखने लगी। ढलते सूरज की ओर देखते हुए जियांग शियाओरू के चेहरे पर एक लालिमा छा गई। सॉफ्ट क्लाउड्स माउंटेन मनो, बहुत अच्छा लग रहा है। बेशक वह जानती थी कि सॉफ्ट क्लाउड माउंटेन मनो उसके और ये यून के नाम के कुछ हिस्सों को मिलाकर बना है। सॉफ्ट क्लाउड्स माउंटेन मैनर में बादल और पहाड़ थे। बादल कोमल थे और पहाड़ हरे भरे थे।
यह एक कलात्मक अवधारणा थी जो असीमित कल्पनाशील विचारों को जन्म देती थी। हवेली में घरों के अलावा कई हजार एकड़ उपजाऊ खेत भी थे। इन खेतों में न केवल फसलें उगाई जाती थीं, बल्कि शहतूत और चाय की पत्तियां भी उगाई जाती थीं। उपजाऊ खेतों के बगल में एक बड़ी नदी थी। इसका पानी मछली के तालाबों में जाता था और इस पानी का उपयोग सिंचाई और मछली पालन के लिए किया जा सकता था। पास ही में पशुओं के बाड़े और घोड़ों के अस्तबल थे। इनका उपयोग मालिक के घोड़ों को चारा खिलाने और पशुधन एवं मुर्गी पालन के लिए किया जा सकता था। बिना किसी अतिशयोक्ति के थोड़े से नमक और धातु की मदद से इस हवेली को बाहरी दुनिया से अलग किया जा सकता था और फिर भी यह चलती रहती। जीवन की सभी आवश्यकताएं आत्मनिर्भर थीं। ये यून ने जियांग शियाओरू को भूमि वितरण का कार्यभार सौंपा। जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 12 एकड़ भूमि दी गई। ये यून की भूमि में 100 लोग रहना संभवतः सबसे उपयुक्त संख्या थी। ये यून द्वारा लियान कबीले से लाए गए लोग अभी यून के किराएदार थे। शुरू में ये यून उनकी फसलों का कुछ हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन वह इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना चाहता था। न ही वह उन खाद्य पदार्थों पर कब्जा करना चाहता था जिन पर ये लोग निर्भर थे। इसलिए उसने हिस्सा न लेने का फैसला किया और सारी फसल का स्वामित्व किराएदारों के पास ही रहा। इसी वजह से लियान कबीले के लोग ही यून के बेहद ऋणी थे। भला ऐसा जमींदार कहाँ मिल सकता था। लियान कबीले में वापस आने पर उनकी मेहनत के फल का एक बड़ा हिस्सा त्याग दिया जाता था। हर महीने उन्हें लियान कबीले के मुख्यालय से केवल थोड़ी मात्रा में भोजन मिलता था। उस समय ये भूमि पूरे कबीले की थी, लेकिन अब सॉफ्ट क्लाउड्स माउंटेन मनों में ये सब ये यून की थी। ये यून ने उन्हें बिना किराया लिए खेत दिए थे और उन्हें कपड़े और आश्रय प्रदान किया था। ऐसे स्वामी ने उन्हें उसके लिए मरने को भी तैयार कर दिया था। जब जमीनों का बंटवारा हुआ तो लोगों की मनोदशा अवर्णनीय थी। उन्होंने उस विशाल निर्जन क्षेत्र में इतनी विस्तृत और उपजाऊ भूमि कभी नहीं देखी थी। कुछ वृद्ध किसान जिन्होंने अपना पूरा जीवन खेती में बिताया था, जमीन चूमने के लिए घुटने टेकते हुए फूट फूट कर रोने लगे। किसानों के लिए भूमि ही जीवन थी। भूमि के प्रति उनके मन में ऐसी गहरी भावनाएं थीं जिन्हें आम लोग नहीं समझ सकते थे। भूमि और भोजन का होना उनके लिए सबसे बड़ा उपहार था। ये यून की बहन होने के नाते जियांग शियाओरू हवेली की मालकिन थी। 100 लोगों वाले विशाल खेतों का उचित प्रबंधन आवश्यक था। मछली पालन का काम कौन करेगा और खेतों की देखभाल कौन करेगा, इसकी योजना बनानी थी। वित्त व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना था और परिवार के सभी नियम पूर्ण होने चाहिए थे। ये यून को साधना करनी थी और उसके पास समय नहीं था। इसलिए ये जिम्मेदारी जियांग शियाओरू पर आ गई। जियांग शियाओरू की बुद्धिमत्ता उसकी उम्र से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। ये यून ने शहर से कुछ नौकरानियों को जियांग शियाओरू को कुछ दिनों के लिए काम सिखाने के लिए बुलाया और जल्द ही जियांग शियाओरू ने हवेली को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर दिया। इससे ये यून को बहुत खुशी हुई। वह इस परलोक में आया था और उसे एक ऐसी बहन मिली थी जो उसकी परवाह करती थी, उसका ख्याल रखती थी और उसके बोझ को बांटने में उसकी मदद करती थी। ये यून ने अपने घर के मामलों को निपटाने के बाद दिव्य राजधानी लौटकर जिन लॉन्गवेई के शिविर में प्रवेश किया। ये यून घर में बैठे रहने वाला व्यक्ति नहीं था, उसे अपना सैन्य करियर जारी रखना था। अध्याय 156 दिव्य वन्य शिविर स्थल। सुबह सुबह जैसे ही मुर्गे ने अपनी सुबह की बांग दी, जिन लॉन्गवेई के रंगरूट चौक में इकट्ठा हो गए। ये यून भी सैन्य बैरक में रह रहा था, लेकिन एक किंगडम नाइट होने के नाते उसे अपना अलग कमरा मिला हुआ था और वह अच्छी हालत में था। यान मेंगलोंग चौक के बीच में खड़े होकर नए भर्ती हुए योद्धाओं का निरीक्षण कर रहे थे। आज से तुम सैनिक बनोगे। आज से तुम्हें 1 से 6 साल तक का कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। ताया दिव्य साम्राज्य के कई जिन लॉन्गवेई बैंगनी रक्त क्षेत्र के अंतिम चरणों तक पहुंच जाएंगे और सेवानिवृत्ति के समय कई और बैंगनी रक्त से भी आगे निकल जाएंगे। पर्पल ब्लड योद्धा का अंतिम चरण का जीवनकाल 150 वर्ष से अधिक होता था और वे वृद्धावस्था तक अपनी चरम अवस्था में रह सकते थे। एक जिन लॉन्गवेई लंबे समय तक सेवा कर सकता था, इसलिए 5-6 साल का प्रशिक्षण लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। आप सभी को विशेष प्रशिक्षण के लिए 3 बैचों में विभाजित किया जाएगा। 3 बैच हैं। तीसरा बैच दिव्य राजधानी के शिविरों में रहेगा। आपको दिव्य राजधानी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आप ताया दिव्य साम्राज्य के सामान्य सैनिक बन जाएंगे। यदि आप कोई सराहनीय सेवा करते हैं तो आपको विशिष्ट सैनिक के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। कुछ कारनामे आपको साम्राज्य का नायक भी बना सकते हैं। सब कुछ आप पर निर्भर करेगा। दूसरा बैच झोंग राज्य के शिविरों के लिए है। झोंग राज्य ताया दिव्य साम्राज्य का सबसे बड़ा राज्य है और यहीं पर शाही नगर स्थित है, इसलिए इस पर स्वयं सम्राट का नियंत्रण है। झोंग राज्य में प्रशिक्षण प्राप्त करना अत्यंत गौरव की बात है। झोंग राज्य में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोग प्रशिक्षण पूरा होने पर जिन लॉन्गवेई के कुलीन बन जाते हैं। यदि कोई सराहनीय सेवा हो तो उन्हें राज्य के शूरवीरों की उपाधि दी जाएगी। आखिरी बैच के लिए दिव्य वनवास शिविर स्थल। योग्य कर्मियों का चयन सैन्य विभाग द्वारा किया जाता है। वे स्वेच्छा से जाने या न जाने का निर्णय ले सकते हैं। प्रशिक्षण स्थल दिव्य वनवास में ही होगा। दिव्य वनवास में खतरों की कोई कमी नहीं है, यह मृत्यु से भरा स्थान है। दिव्य वनवास में किसी भी समय मृत्यु के लिए तैयार रहना होगा। दिव्य वनवास शिविर को मृत्यु शिविर या मृत्यु गैंट्री के नाम से भी जाना जाता है। वहां मृत्यु दर 15% है और विकलांगता की संभावना 5% है। कुल मिलाकर ये 20% है। वहां प्रशिक्षण लेने वाले लोग श्रेष्ठतम होते हैं। यदि आप सावधान नहीं रहे तो आपका विनाश निश्चित है, परंतु यदि तुम अपना प्रशिक्षण पूरा कर लोगे तो तुम दिव्य राज्य के एक कुलीन सैनिक बन जाओगे। भविष्य में तुम मानव स्वामी भी बन सकते हो। दिव्य वन शिविर स्थलता यह दिव्य राज्य का लक्ष्य है। यदि तुम इसे पार कर जाओगे तो तुम्हें शाश्वत यश प्राप्त होगा, परंतु यदि तुम इसमें गिर जाओगे तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। ये कहते हुए उसका ध्यान ये यून और सोंग जिजुन पर केंद्रित हो गया।
संपूर्ण दिव्य राजधानी में केवल ये यून और सोन जिजुन ही दिव्य वन शिविर स्थल में प्रवेश करने के योग्य थे। उनका जाना या न जाना यह उन पर निर्भर था। दिव्य वन्य भूमि, ये यून ने मन ही मन बुदबुदाया। हाल के दिनों में उसने ताया दिव्य साम्राज्य के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर ली थी। दिव्य वन्य क्षेत्र ताया दिव्य साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आता था। दरअसल दिव्य वन्य क्षेत्र किसी देश का हिस्सा नहीं था। इसके आयाम अज्ञात थे। इसका क्षेत्रफल विशाल ताया दिव्य साम्राज्य से 10 गुना से भी अधिक था। इसे एक शब्द में वर्णित करना हो तो वह होगा अंतहीन। दिव्य वन्य भूमि की गहराई में आदिम रक्त वाले वास्तविक प्रागैतिहासिक विशालकाय जीव छिपे हुए थे। ये दिव्य जीव मानव ऋषियों के समान थे और शायद पौराणिक महान सम्राटों के बराबर भी हो सकते थे। दिव्य वनकाल अनंत था। ताया दिव्य साम्राज्य ने दिव्य वनकाल के केवल एक छोटे से क्षेत्र का ही अन्वेषण किया था। दिव्य वन्य भूमि के अनेक अनियंत्रित कारकों के कारण ताया दिव्य साम्राज्य ने दिव्य वन्य भूमि में एक शिविर स्थापित किया। अतः खतरा स्पष्ट था। ये कहना कि डिवाइन वाइल्डनेस कैंपग्राउंड एक मौत का अड्डा था, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बर्खास्त, ये यून और सोन जिजुन यहीं रुको, यान मेंगलोव ने संक्षेप में कहा। तीनों शिविर पिरामिड के आकार में वितरित थे। उनकी सबसे बड़ी चिंता पिरामिड के शिखर दिव्य वनवास शिविर स्थल को लेकर थी। ये यून, जिजुन, मुझे यकीन है कि आप दोनों ने मुझे यहाँ रोकने का कारण समझ लिया होगा। यान मेंगलोव ने अपनी बाहों को सीने के सामने बांध लिया। वह पत्थर के मंच पर थोड़ा पैर फैलाकर और भव्य मुद्रा में खड़ा था। वह ये यून और सोन जिजुन पर नजर रख रहा था। ये यून और सोन जिजुन ने सिर हिलाया। दिव्य वनवास शिविर में प्रवेश करना केवल आपकी इच्छा पर निर्भर है। यदि आप वहां नहीं जाना चाहते तो आप झोंग राज्य के शिविरों में जा सकते हैं। वहां मृत्यु दर केवल 2% है। आपकी शक्ति के बल पर आप निश्चित रूप से झोंग राज्य के शिविरों में शीर्ष स्थान प्राप्त करेंगे और बिना किसी परेशानी के अपना प्रशिक्षण सुरक्षित रूप से पूरा कर लेंगे। भविष्य में आपको एक अच्छा पद भी प्राप्त होगा। धीरे धीरे आप बैरन बनेंगे और 1000 परिवारों के स्वामी बनेंगे। आप कुछ पत्नियां भी रख सकते हैं और एक स्वामी के रूप में शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्या आप ऐसा चाहते हैं? यान मेंगलोव ने उनसे व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। ये यून और सोन जिजुन ने एक ही समय पर उत्तर दिया, हम नहीं करते। जिनलॉन्ग वेई में दशकों तक सुरक्षित सेवा करने के बाद सेवामुक्त होना, अंततः विवाह करना, बच्चे पैदा करना, धनी जमींदार का जीवन जीना और 100 वर्ष की आयु में मर जाना। हड्डियों के सिवा कुछ भी नहीं बचता। न तो ये यून और न ही सोन जिजुन ऐसा जीवन जीना चाहते थे। व्यक्ति को सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। लिन शिंटोग में इतनी शक्ति थी, फिर भी उसने अपनी समाप्त हो चुकी नसों को सक्रिय रखा। ये यून ने भी स्वाभाविक रूप से यही किया। बहुत बढ़िया, यान मेंगलोव ने प्रशंसा में सिर हिलाया। यदि आप दिव्य वनवास शिविर स्थल चुनते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वहां कई कुलीन लोग मौजूद हैं। दिव्य वनवास शिविर में केवल जिनलॉन्ग वेई ही नहीं है। मैंने पहले जिन 3 शिविरों का उल्लेख किया था उनमें से पहले 2 का आयोजन जिनलॉन्ग वेई द्वारा किया जाता है, जबकि अंतिम दिव्य वनवास शिविर का आयोजन ताया दिव्य साम्राज्य द्वारा किया जाता है। दिव्य वनवास शिविर में रहने वाले लोगों में जिनलॉन्ग वेई की संख्या लगभग 10% ही है। जिनलॉन्ग वेई के अलावा किंग लुवान, ग्रेट आर्गस वेई, शाही अंगरक्षक और बड़े पारिवारिक कुलों के बच्चे और शाही परिवार के सदस्य भी हैं। ये सभी सैनिक और पारिवारिक कबीले के कुलीन लोग दिव्य वनवास शिविरों में प्रवेश करेंगे। एक बार अंदर प्रवेश करने पर आपको पता चलेगा कि प्रतिभा का क्या अर्थ होता है और राक्षसी क्या होती है। वे 3 साल की उम्र से ही मादक पदार्थों के सेवन में डूबे रहते हैं और 8 साल की उम्र में ही प्रखर शरीर की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। कुछ तो विशेष वंश से भी आते हैं जिससे उन्हें ऐसी प्राकृतिक शक्ति प्राप्त होती है जो ईर्ष्या का पात्र बन जाती है, और यहाँ तक कि कुछ प्रतिभावान तो युवा ऋषि माने जाते हैं। दिव्य वन्य शिविर में 20% लोग विकलांग हो जाते हैं और यह कोई मजाक की बात नहीं है। जो लोग गिरते हैं वे शीर्ष प्रतिभावान होते हैं। कई प्रतिभाशाली लोग जो इस दुनिया से चले गए हैं उनमें आपसे कहीं अधिक प्रतिभा थी। यान मेंगलोव की बातें सुनकर सोन जिजुन ने गहरी सांस ली और मुठ्ठियां भींच ली। वह जानता था कि दिव्य वनवास शिविरों में उससे कमजोर कोई नहीं था, बल्कि उससे ताकतवर भी कई लोग थे। संपूर्ण दिव्य राजधानी शहर में केवल 2 लोगों को चुना गया था, सोन जिजुन और ये यून। सोन जिजुन ने स्वीकार किया कि वह ये यून से नीचा था, इसलिए उसे प्रवेश के लिए चुने गए लोगों में निम्न श्रेणी का माना गया। कमजोर होना खतरनाक हो सकता है। कहीं ऐसा न हो कि वह भी उन 20% लोगों में शामिल हो जाए जिनकी मृत्यु और विकलांगता के आंकड़े इससे भी अधिक हैं। यान मेंगलोव ने आगे कहा, जब आप दिव्य वन में जाएंगे तो आप जिनलॉन्ग वेई का प्रतिनिधित्व करेंगे और जिनलॉन्ग वेई की दिव्य राजधानी शाखा का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिनलॉन्ग वेई और दिव्य राजधानी शाखा के लिए शर्मिंदगी का कारण न बने। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह यह है कि सुरक्षित वापस लौटें। जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। यान मेंगलोव ने ये जानने की जहमत नहीं उठाई कि उन्हें अपने फैसले पर पछतावा है या नहीं, क्योंकि उन्हें इसका जवाब उनकी आंखों में ही मिल गया था। दिव्य वन्य शिविर स्थल एक चुनौती थी, लेकिन यह एक अवसर भी था। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का मार्ग स्वर्ग के विरुद्ध जाना था। जो लोग महान उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते थे उन्हें साहपूर्वक आगे बढ़ना पड़ता था। ठीक है, वापस जाओ और 2 दिन आराम करो। तीसरे दिन सुबह सुबह एक हवाई जहाज तुम दोनों को वहां ले जाएगा। हाँ, मैंने तुम्हें वीरान हड्डियों के अवशेष देने का वादा किया था। यान मेंगलोव ने ये कहते हुए अपनी उंगलियां झटकी और 2 सेम के आकार के क्रिस्टल ये उनके हाथ में आ गिरे। उस समय यान मेंगलोव ने कहा था कि प्रतियोगिता के विजेता को न केवल हथियार मिलेंगे बल्कि वीरान अस्थि अवशेष भी मिलेंगे। धन्यवाद जनरल। ये यून ने प्रसन्नता से दोनों अवशेषों को ग्रहण किया। ये दोनों वस्तुएं अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। ये यून ने वीरान मानव घाटी में संचित सभी भयंकर अस्थि अवशेषों का उपयोग कर लिया था।
एक योद्धा की साधना के लिए असीमित मात्रा में औषधियों और अवशेषों की आवश्यकता होती थी। घोड़े को दौड़ाने के लिए उसे भोजन कराना पड़ता था। अच्छा करो, मुझे निराश मत करना, यान मेंगलोग ने यी यून और सोन जिजुन के कंधों पर थपथपाते हुए कहा और चला गया। वह यी यून और सोन जिजुन को मिली जुली भावनाओं के साथ पीछे छोड़ गया। सोन जिजुन ने गहरी सांस ली और अपनी मुठ्ठियां भींच ली, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। सोन जिजुन की प्रतिक्रिया देखकर यी यून हैरान रह गई और उसने पूछा, डरे हुए हो, उत्साहित हो? सोन जिजुन ने यी यून की ओर पीट करके आह भरी, शायद दोनों ही। जनरल यान सही कह रहे हैं, लक्ष्य चूकने के कारण जान गंवाने वाले कई प्रतिभाशाली लोग मुझसे ज्यादा ताकतवर थे। दरअसल मेरी ताकत उनके सामने कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि मेरा नाम भी उस 20% मृत्यु और विकलांगता सूची में शामिल हो जाए। ये यून ने सिर हिलाया। तुम जितने कमजोर होगे, तुम्हें बाहर निकालना उतना ही आसान होगा। ताया दिव्य साम्राज्य के 108 राज्यों में हमारा जिन राज्य एक औसत आकार का राज्य है, और अकेले जिन राज्य में ही 100 प्रांत हैं। जिन राज्य के नानाजुन प्रांत में मेरे सोन परिवार को एक अच्छा परिवार माना जाता है, लेकिन ये तो बस कई परिवारों में से एक है। नानाजुन में मैं शायद बुरा नहीं हूं, लेकिन बस इतना ही। नानाजुन की युवा पीढ़ी में मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली लोग हैं। वे जिनलोंग वेई में शामिल नहीं हुए और कहीं और चले गए। ओह, ये यून को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई। शक्तिशाली दिव्य राजधानी जिनलोंग वेई का भर्ती शिविर कोई खास नहीं था। वे महज जिनलोंग वेई की एक और शाखा थे। दिव्य राजधानी में उनका स्थान बहुत छोटा था और वे सर्वोपरि नहीं थे। इसके अलावा दिव्य राजधानी तो जिन राज्य का एक बड़ा शहर मात्र थी। विशाल ताया दिव्य साम्राज्य में स्थित होने के कारण उसका कोई महत्व नहीं था। यह दुनिया बहुत विशाल थी। ताया दिव्य साम्राज्य के सभी युवा अभिजात वर्ग के साथ दिव्य वनवास शिविर कैसा होगा? ये यून बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ये यून और सोन जिजुन ने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। बाद में ये यून सॉफ्ट क्लाउड्स माउंटेन मनो लौट आया। उसे अपने घर के मामलों को निपटाना था, लेकिन ज्यादा कुछ संभालने की जरूरत नहीं थी। जियांग शियाओरू ने सब कुछ सुलझा लिया था। उसने सिर्फ जियांग शियाओरू को विदाई दी। ये यून जियांग शियाओरू के साथ कभी सहज महसूस नहीं करती थी। पीछे मुड़कर देखे तो उसके परिवार के सभी लोग दयालु थे। उन्हें उसने स्वयं क्लाउड वाइल्डनेस से सावधानीपूर्वक चुना था, और क्योंकि वे उसके प्रति कृतज्ञता दिखाते थे, इसलिए वे जियांग शियाओरू को दिल से प्यार करते थे। इसलिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। वापसी के रास्ते में उन्होंने सॉफ्ट क्लाउड्स माउंटेन मनो की देखभाल का जिम्मा झांग टैन को सौंप दिया। झांग टैन के साथ उन्हें निश्चिंतता महसूस हो रही थी। इसी दौरान ये यून ने अपने घर की सुरक्षा के लिए कुछ मार्शल आर्टिस्टों को भी काम पर रखा। कभी कभी वे जियांग शियाओरू और झो शियाओके को मार्शल आर्ट सिखाते थे। यह एक लाचार स्थिति थी। ये यून पहले दिव्य राजधानी पहुंचे और फिर दिव्य वनवास की ओर दौड़ पड़े। उनके पास जियांग शियाओरू को मार्शल आर्ट सिखाने का समय नहीं था। इसके अलावा वे कोई कुशल गुरु भी नहीं थे। काश लिन शिंटोग जियांग शियाओरू को प्रशिक्षित कर पाती तो कितना अच्छा होता। लिन शिंटोग, मुझे पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। उसने कहा था कि उसके परिवार ने उसे किसी काम से वापस बुलाया है। पता नहीं क्या हुआ होगा। अध्याय 157 दिव्य वन्यभूमि की यात्रा। यून प्रक, वह दिव्य वनवास शिविर स्थल, क्या तुम्हें वहां जाना ही है? जियांग शियाओरू ने अपने होंठ दबाए और जटिल भावनाओं के साथ ये यून की ओर देखा। ये यून ने जियांग शियाओरू को दिव्य वनवास शिविर स्थल में मृत्यु दर के बारे में नहीं बताया, लेकिन जियांग शियाओरू को फिर भी दिव्य वनवास शिविर स्थलों के बारे में सब कुछ पता चल गया। 15% मृत्यु दर और 5% विकलांगता दर बेहद चिंताजनक थी। मैं ठीक हूँ, ये यून ने गंभीरता से कहा। ये यून की बातें सुनकर जियांग शियाओरू के होंठ हिल गए। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंत में कुछ नहीं बोली। अंत में उसने ये यून को प्यार से गले लगा लिया। वह जानती थी कि ये यून को वही जीवन मिल गया है जो वह चाहता था। उसने जो फैसला कर लिया था, उसे बदलने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। एक जंगली घोड़े का भाग्य मैदानों से जुड़ा होना तय था। जियांग शियाओरू ने ये यून को वह सब कुछ दे दिया जो वह अपने साथ ला सकता था। उसने ये यून के लिए एक थैला सिला जिस पर रू लिखा हुआ था। थैले के पीछे विशाल वनवास के लोगों की शुभ शुभकामनाएं लिखी हुई थीं। उसने सूजी द्वारा ये यून को दिया गया सुरक्षा कवच भी थैले में सिल दिया, इस उम्मीद में कि यही यून की रक्षा करेगा। इसके साथ ही ये यून ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। ... तीसरे दिन नियत समय पर आकाश उजाला हो चुका था। ये यून के पास एक पशु की खाल का थैला था जो मनुष्य के आकार का आधा था। वह काफी देर से जिनलोंग वेई के चौक में इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद ही ये यून के सपने में सोन जिजुन की आकृति दिखाई दी। दोनों ने एक दूसरे को सिर हिलाकर सहमति दी। कहने को कुछ खास नहीं था, क्योंकि दोनों ही दिव्य निर्जन वन की दिशा में देख रहे थे। वे दोनों सीधी खड़ी आकृतियां दो सीधे भाले की तरह थीं। जब सूर्य की पहली सुनहरी किरण दिखाई दी तो दूर क्षितिज में पन्ना हरे रंग का एक धब्बा दिखाई दिया। उसका आकार बढ़ता गया और जल्द ही उसने पूरे आकाश को ढक लिया। ये यून ने ऊपर देखा और चुपके से अपनी जीभ चिटकाए। यह एक हवाई यान था। उसने पहले भी क्लाउड वाइल्डनेस में लिन शिंटोग को ऐसे ही एक हवाई यान में देखा था। यह एक सैन्य विमान यान था। ये लिन शिंटोग जिस यान पर सवार थी उससे कहीं बड़ा था, लेकिन कम आधुनिक था। ताया दिव्य साम्राज्य के हवाई जहाज प्रशंसा के पात्र थे। विशेष रूप से वे जहाज जो दिव्य वन्य क्षेत्र को पार कर सकते थे, उन्हें दिव्य जहाज भी कहा जाता था। इनका निर्माण ताया दिव्य साम्राज्य के कई कुशल शिल्पकारों द्वारा किया गया था। इनमें प्रयुक्त धातुओं पर मंत्र और प्रतीक चिन्ह उकेरे गए थे। इनमें मजबूत सुरक्षा और कई आक्रमणकारी क्षमताएं थीं। ये दिव्य वन्य क्षेत्र में उड़ने वाले निर्जन राक्षसों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। ताया दिव्य साम्राज्य का प्रसिद्ध दिव्य नौसैनिक बेड़ा दिव्य नौकाओं से बना था। ये ताया दिव्य साम्राज्य की शक्ति का राष्ट्रीय प्रतीक था। दिव्य यान धीरे धीरे नीचे उतरने लगा।
उसके ठंडे धातुई तल के नीचे पानी की गोल बूंदें सुबह की पहली धूप में चमक रही थीं। उस पर खुदे हुए कुछ रहस्यमय प्राचीन अक्षरों ने यान को एक पवित्र आभा से ढक दिया था। इतने विशाल हवाई जहाज को देखकर ये यून रोमांचित हो गया। यह पहली बार था जब वह इतने बड़े उड़ने वाले खजाने पर उड़ान भर रहा था। उसने दिव्य वन सेना में प्रवेश के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र को निचोड़ दिया। भनभनाना। हवा में 100 मीटर ऊपर रुकते ही विमान जोर से गर्जना करने लगा। उसने नीचे उतरना बंद कर दिया था। पानी की बाल्टी के आकार की एक मोटी काली धातु की चेन हवाई जहाज के निचले हिस्से से गिरी और ये यून और सोन जिजुन के सामने जमीन पर जा गिरी। लोहे की भारी जंजीरों ने धूल भरी आंधी मचा दी। उड़ने वाली नौक के भीतर एक केबिन का दरवाजा खुला। एक दुबला पतला गंजा अधेड़ उम्र का आदमी वहां अपनी आस्तीनों के भीतर हाथ बांधे खड़ा था। ऊपर से आदेश देते हुए उसने ये यून और सोन जिजुन को नीचे देखा। क्या तुम वही दिव्य वनवास शिविर के छात्र हो जिन्हें दिव्य राजधानी जिन लॉन्ग वेई ने चुना है? मुझे अपना सबूत दिखाओ, उस व्यक्ति ने अधिकारपूर्वक कहा, मानो उसकी आवाज ये यून के कानों में गूंज रही हो, मानो वही यून के बगल में ही खड़ा हो। ये यून और सोन जिजुन ने जवाब दिया और प्रमाण पत्र को ऊपर की ओर फेंक दिया। प्रमाण पत्र की जांच करने के बाद अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, ऊपर आने के लिए इस चेन का इस्तेमाल करो। ये यून और सोन जिजुन तुरंत जंजीरों पर चढ़ने लगे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि धातु की जंजीरें उनके हाथों में फिसल रही हैं। ऐसा लग रहा था मानो उन पर चीनी लकड़ी के तेल की कई परतें चढ़ी हो। इस बारे में सोचे तो यह एक छोटा सा परीक्षण था, लेकिन ये यून और सोन जिजुन के लिए यह परीक्षा कुछ भी नहीं थी। अपनी फुर्ती के दम पर वे बंदरों की तरह तेजी से चेन पर चढ़ गए। ये यून का प्रदर्शन विशेष रूप से उल्लेखनीय था। वह ऐसे चढ़ रहा था मानो समतल जमीन पर चल रहा हो। इससे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे कुछ और बार देखा। एयरशिप में प्रवेश करने पर नेता उन्हें एयरशिप के उत्तर पूर्वी कोने में ले गया। एयरशिप में पालन किए जाने वाले कुछ नियमों को समझाने के बाद वह चला गया। नेता के जाने के बाद ये यून ने चारों ओर ध्यान से देखा। एयरशिप के अंदर 20 से अधिक लोग बैठे हुए थे। उन्हें अचानक ये बात समझ में आई कि ये प्रतिभागी पड़ोसी शहरों से आए थे। दिव्य राजधानी के ठीक आसपास ही बहुत से लोग मौजूद थे। ये सभी लोग वीर और पुरुषोचित थे। उनमें से कुछ ने हवाई जहाज में भी साधना करना बंद नहीं किया। वे बैठकर ध्यान लगाने लगे। कुछ ने जोर जोर से सांस छोड़ी और मुंह के मारे। उनमें से कोई भी शांत नहीं दिख रहा था। इससे ये यून को यह एहसास हुआ कि दिव्य वनवास शिविर में प्रवेश करने के लिए चुने गए लोग साधारण लोग नहीं थे। ये यून ने किसी से ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह अपनी जगह पर बैठ गया और अपनी सांसों को नियंत्रित करने लगा। जल्द ही दिव्य नौक दिव्य राजधानी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल गई। दिव्य राजधानी के आसपास के शहरों से लगभग 1 दर्जन लोग दिव्य नौक में सवार हुए। लगातार 10 से अधिक शहरों की यात्रा करने के बाद 100 से अधिक लोग उसमें सवार हो चुके थे। उसके बाद वहां कोई और नहीं था। दिव्य नौक बादलों में और ऊपर उड़ती चली गई और सरनी सक्रिय होने के साथ ही वह हवा में सीटी बजाती हुई एक गर्जना छोड़ गई। ये यून ने अपनी आंखें खोलकर खिड़की से बाहर देखने से खुद को नहीं रोका। ताया दिव्य साम्राज्य का दृश्य अद्भुत था। ये यून जैसे व्यक्ति के लिए जो एक छोटे से कबीले से आया था, पहाड़ों और नदियों के मनोरम दृश्य का आनंद लेना एक प्रकार का प्रशिक्षण और अनुभव संचय था। हवाई यान के बाहर ये यून ने जल्द ही एक विशाल गर्जना करती नदी देखी। यह नदी कई 100 मील चौड़ी थी और इसके भीतर गहरे अंधेरे साए मंडरा रहे थे। अचानक पानी से एक साया उभरा। यह व्हेल से कई गुना बड़ा एक विशालकाय जीव था। यह पानी से बाहर निकला और आकाश में एक विशाल पक्षी को पकड़कर वापस पानी में गोता लगा गया। ये यून को देखकर गहरा सदमा लगा। उसने पहले कभी ऐसा खूंखार जल राक्षस नहीं देखा था। उसने ये भी देखा कि अंतहीन रेगिस्तान में विचित्र पक्षियों के झुंड आसमान को ढके हुए थे। उनके पंख 100 फीट तक फैले हुए थे और उनके फड़फड़ाने से हवाई जहाज में हलचल मच गई थी। विशाल महासागर में कई छोटे छोटे द्वीप पानी से बाहर निकलकर हवा लेने के लिए उभर रहे थे। उनसे इंद्रधनुष निकल रहे थे। वास्तव में वे विशालकाय कछुए थे। कई अद्भुत जीवों को देखकर ये यून चकित रह गई। यह उसके लिए एक आंखें खोलने वाला अनुभव था। ताया दिव्य साम्राज्य अत्यंत विशाल था, लेकिन कुछ दिनों तक उड़ान भरने के बाद हवाई यान एक विशालकाय किले से जा टकराया। किले के भीतर असंख्य क्रिस्टलों की एक शानदार श्रृंखला थी जो आकाश में शानदार ऊर्जा का विकिरण करती थी। ये अति लंबी दूरी की सरणियां थीं। ताया दिव्य साम्राज्य बहुत बड़ा था और दिव्य वन क्षेत्र बहुत दूर था, इसलिए हवाई जहाजों में उड़कर वहां पहुंचने में बहुत अधिक समय लगता था। अतः उन्हें यात्रा के लिए प्राचीन प्रणालियों पर निर्भर रहना पड़ा। ये यून ने गिनती की और पाया कि वे 3 ऐसे भव्य किलेनुमा संरचनाओं में प्रवेश कर चुके थे। उन्हें 3 बार टेलीपोर्ट किया गया था, जो करोड़ों मील की दूरी थी। अंततः वे दिव्य वन्यभूमि के निकट एक बंजर भूमि पर पहुंच गए। लियान जनजाति मूल रूप से बादल वन्यभूमि में रहती थी, जो जिन राज्य के बगल में स्थित थी। लेकिन दिव्य वन्यभूमि दिव्य साम्राज्य के दूसरे छोर पर थी। जिन राज्य से दिव्य वन्यभूमि तक की यात्रा में ताया दिव्य साम्राज्य का एक बड़ा क्षेत्र शामिल था। यात्रा बहुत लंबी थी। डूबते सूरज की रोशनी खून की तरह लाल थी और हवाई जहाज पर फैल रही थी। हवाई यान के शीर्ष पर कुछ गड्ढे थे। ये असाधारण धातु में निर्मित संरचनाएं थीं जो दिव्य नौक की रक्षा के लिए बनाई गई थीं। अपनी यात्रा के दौरान उन पर 2 बार क्रूर जानवरों ने हमला किया था और उन्होंने धातु पर कुछ निशान छोड़े थे। दिव्य वन्यभूमि, हम दिव्य वन्यभूमि पहुंच गए हैं, दिव्य नाव में किसी ने चिल्लाकर कहा। सभी लोग दौड़कर हॉल में गए और बाहर देखने लगे। ये यून ने हवाई जहाज की कांच की खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने पाया कि दूर तक फैला कोहरा छट गया था। ऐसा लग रहा था मानो चारों ओर जंगल का वातावरण छा गया हो। आओ, उस गर्जना ने पूरी दुनिया को हिला दिया। उनके नीचे चारों ओर धूल ही धूल थी। धूल के मैदानों पर कई विशालकाय जानवर दौड़ रहे थे। उनके खुरों की गड़गड़ाहट जमीन पर बिजली की तरह गूंज रही थी।
दूर क्षितिज पर एक घना काला जंगल फैला हुआ था। प्रत्येक विशाल वृक्ष नीले आकाश में उठती हुई किरण की तरह प्रतीत हो रहा था। आकाश में तीखी चीखें गूंज उठीं। असंख्य उड़ने वाले जीव चारों ओर मंडरा रहे थे और उनके तेज धार वाले पंजे तलवार की तरह थे। एक शेर जैसा दिखने वाला जीव धूल भरी आंधी से बाहर आ गिरा और उसका खून आकाश में फैल गया। उससे भी आगे बादलों तक ऊंचा उठता हुआ एक पर्वत था। उसके चारों ओर एक तेज रोशनी फैली हुई थी, मानो वह स्वर्ग लोक हो। लेकिन ये दिव्य लोक काले जाले जैसे रेशम की तरह कुछ फेंकता था, जो उसके पास से गुजरने वाले राक्षसों को पकड़ लेता था। कुछ पर्वतीय चोटियां बंजर और निर्जीव थीं। एक पर्वत पर एक विशालकाय शेर लेटा हुआ था। उसकी खर्राटे की आवाज गड़गड़ा रही थी। जब विमान इस क्षेत्र में पहुंचा तो उसने और भी सावधानी से उड़ान भरना शुरू कर दिया। वह और भी अधिक ऊंचाई पर उड़ने लगा। एयरशिप के नीचे अंतहीन पर्वतीय विस्तार फैला हुआ था। कभी कभी एक विशाल काला दलदल या भीषण गर्मी वाला रेगिस्तान दिखाई देता था। उन स्थानों पर सफेद कंकालों के पहाड़ जैसे ढेर लगे हुए थे। ये दिव्य वन्य भूमि है। ये यून ने गहरी सांस ली, क्योंकि दिव्य वन्य भूमि बहुत विशाल और भयानक थी। देखो, क्या वह चटकने वाला अग्निदानव नहीं है? ये यून के नीचे देखने पर अचानक किसी ने कहा। उसने उड़ती हुई नाव के नीचे के निर्जन मैदानों में हड्डियों के छोटे छोटे पहाड़ देखे। इन हड्डियों के भीतर लावा की तरह कुछ बह रहा था। ये स्पष्ट रूप से चटकने वाला अग्निदानव था, लेकिन अब चटकती आग के दानव को मार डाला गया था। उसके आंतरिक अंग बाहर निकले हुए थे और एक रंगीन विशाल पक्षी उस पर बैठा उसका मांस खा रहा था। ये यून की आंखें फड़क उठीं। वह जानता था कि बादल वन में भी चटकने वाली अग्नि राक्षस पाए जाते हैं और यह बादल वन में एक प्रसिद्ध प्राणी है। लेकिन दिव्य वन में यह उस रंगीन विशाल पक्षी का शिकार बन गया था। दिव्य वन्यभूमि में हर मोड़ पर खतरा मंडरा रहा था। यह बेहद भयावह था। बादल वन्यभूमि की तुलना में यह बिल्कुल अलग स्तर का था। क्लाउड वाइल्डनेस एक बंजर भूमि थी जिसमें स्वर्ग पृथ्वी युआन की बहुत कम थी। इसलिए ये खजाने या शक्तिशाली निर्जन जानवरों को जन्म नहीं दे सकती थी। आदिम प्रजातियों के विशालकाय जीवों जैसे प्रकारों की कमी थी। क्लाउड वाइल्डनेस के सबसे शक्तिशाली निर्जन जीव निर्जन मानव घाटी के उत्तर में स्थित निर्जन बंजर भूमि में प्रवेश करते थे। निर्जन बंजर भूमि क्लाउड वाइल्डनेस से बिल्कुल अलग स्थान थे, लेकिन दिव्य वन्यभूमि अलग थी। उसमें असंख्य विशालकाय जीव रहते थे। सामान्य लोग बड़ी मुश्किल से बादल वन्यभूमि में जीवित रह सकते थे, लेकिन दिव्य वन्यभूमि में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। बहुत कम लोग इन भूमियों पर कदम रखते थे। ऐसी किंवदंतियां थी कि वहां रहस्यमय जनजातियां रहती थी जिनका वंश विशेष था। वे रहस्यमय और शक्तिशाली थे। अध्याय 158 केंद्रीय दिव्य मीनार। वो विशालकाय आग जैसे रंग का पक्षी क्या है? ये यून ने अपने पीछे खड़े व्यक्ति से पूछा। पिछले कुछ दिनों में उसके कुछ दोस्त बन गए थे। यह एक भयंकर अग्नि पक्षी है। इसमें आदिम निर्जन जीव सिंदूरी पक्षी का वंश है। ये और चटकती अग्नि जीव दोनों अग्नि तत्व से युक्त निर्जन जीव हैं। किसी अन्य अग्नि तत्व से युक्त जीव का सेवन करने से इसके विकास में सहायता मिलेगी। यद्यपि ये दोनों निर्जन जीव हैं, फिर भी इनकी शक्तियों में जबरदस्त अंतर है। ये यून के बगल में खड़े थोड़े मोटे युवक ने कहा। इस युवक का नाम जू झेंग था। वह ये यून के उन नए दोस्तों में से एक था जिनसे उसकी यात्रा के दौरान दोस्ती हुई थी। जू झेंग ने अपनी गोल ठुड्डी को छुआ और होंठ चाटे। आदिम रक्त वाले निर्जन जीव, वाह! ये शरीर को बहुत लाभ पहुंचाते हैं। अगर आप एक भयंकर अग्नि पक्षी को पकड़कर उसे निर्जन अस्थि अवशेष में परिवर्तित कर ले तो बाजार में उसकी कीमत अनमोल होगी। उसे खरीदने वालों की कोई कमी नहीं होगी। इन दिनों ये यून ने विभिन्न निर्जन जानवरों के शक्ति वर्गीकरण के बारे में जान लिया था। सबसे कमजोर सामान्य निर्जन जीव थे। भयंकर जीवों से उनका एकमात्र अंतर स्वर्ग पृथ्वी युआन को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता थी। ये ची संग्राहक क्षेत्र से पहले के नश्वर रक्त योद्धाओं और ची संग्राहक या उससे ऊपर के स्तर तक पहुंच चुके योद्धाओं के समान थी। सामान्य निर्जन प्राणियों के बाद कुलीन श्रेणी के निर्जन प्राणी, सामान्य श्रेणी के निर्जन प्राणी, राजा श्रेणी के निर्जन प्राणी आदि थे। और ऊपर आदिम श्रेणी के निर्जन जीवों और प्राचीन श्रेणी के निर्जन जीवों की अफवाहें थीं। ये सब ये उनकी समझ से परे थे। किसी निर्जन प्राणी के बलवान होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मापदंड उसकी वंश परंपरा होती है। आमतौर पर आदिम वंश परंपरा वाला निर्जन प्राणी अधिक बलवान होता है। यदि कोई आदिम प्रकार के जीव को मारकर उसकी हड्डियां और रक्त प्राप्त कर ले तो उनसे अवशेष और औषधियां बनाई जा सकती हैं और उनका मूल्य अतुलनीय होगा। बेशक ये ही उनके लिए बहुत दूर था। उसे सामान्य निर्जन जानवरों को हराना मुश्किल लगता था, आदिम प्रकारों के खिलाफ तो वह क्या ही कर पाता। जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा, हवाई यान के अंदर हलचल मच गई। ये सुनकर यून ने दूर की ओर देखा। जो उसने देखा उससे वह पूरी तरह से चौंक गया। उसने पहले सुना था कि दिव्य वनवास शिविर स्थल एक शहर के भीतर स्थित था। यह शहर दिव्य वनवास के भीतर स्थित था और ताया दिव्य साम्राज्य के दिव्य शहर के रूप में जाना जाता था। शब्द तो हवा मात्र है, पर देखकर ही विश्वास होता है। अब शहर को देखने के बाद ये यून को समझ आ गया कि इसे दिव्य नगर क्यों कहा जाता है। लाखों मील तक फैले अंतहीन धूसर मैदानों के बीच एक शहर बसा हुआ था। यह एक विशाल चट्टान की चोटी पर बना था। वह शहर एक काला किला था। उसके नीचे नींव के पत्थर के खंभे थे। वह एक कटा हुआ शिखर था जिसका दायरा दर्जनों मील और ऊंचाई दसियों हजार मीटर थी। एक चट्टानी स्तंभ के ऊपर बना शहर जो हजारों मीटर ऊंचा था, दूर से देखने पर एक काले अजगर जैसा दिखता था। ये कल्पना करना कठिन था कि ताया दिव्य साम्राज्य ने दिव्य वन में ऐसा शहर बनाया था। इसे देखकर सबसे सक्षम मनुष्य भी भावुक होकर आह भर उठेगा। जैसे जैसे हवाई यान पास आता गया, यही उनको धीरे धीरे शहर की आकृति दिखाई देने लगी। इस दृश्य ने उसे एक राजसी आभा का अनुभव कराया, मानो कोई सम्राट देवता मानसिक और शारीरिक रूप से उस पर आक्रमण कर रहा हो। ये यून की छाती एक अज्ञात ऊर्जा से भर उठी, मानो उसके खून में आग लग गई हो।
इस तरह के शहर का वर्णन करने के लिए शानदार शब्द का प्रयोग करना अपर्याप्त होगा। शहर की नींव पहले से ही दसियों हजार मीटर ऊंची थी। शहर के अंदर ऊंची ऊंची इमारतें थीं, जिनमें से कुछ तो बादलों को भी भेदती हुई दिखाई देती थीं। शहर के चारों ओर की दीवारें आकाश से जुड़ी हुई प्रतीत होती थीं, मानो वे अनंत हो। शहर के सामने एक विशाल गहरे भूरे रंग का चौक था। ऐसा लग रहा था मानो वह खून से लथपथ हो, जो अनगिनत हत्याओं और क्रूरता का प्रमाण था। चौक के बगल में घने और ऊंचे पुराने पेड़ थे, जो हरे भरे दैत्यों की तरह दिखते थे। पूरा शहर एक खड़ी चट्टान पर बसा हुआ था। चट्टान की दीवारें दर्पण की तरह चिकनी थीं। वहां कोई सड़कें नहीं थीं, केवल पानी की बाल्टी के आकार की काली धातु की जंजीरें थीं, जो चट्टान के उबड़ खाबड़ हिस्सों को हजारों मीटर नीचे स्थित मैदानों से जोड़ती थीं। नीचे से देखने पर जंजीरें नीचे की ओर विशाल और ऊंची दिखाई दे रही थीं, जबकि दूसरा सिरा दूर से पतला होता हुआ बादलों में गायब होता जा रहा था। ये भयावह था। ये जंजीरें शून्य में लटके हुए पुलों की तरह थीं और ये दिव्य निर्जन मैदानों से शहर में प्रवेश करने के एकमात्र रास्ते थे। इस प्रकार के निर्माण से शहर में प्रवेश करना और बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। लेकिन इसका एक बड़ा फायदा ये था कि इसकी रक्षा करना आसान था। दिव्य वन्य क्षेत्र में कभी कभी जानवरों के झुंड दिखाई देते थे। इन झुंडों में राजा श्रेणी के खूंखार जानवरों की कोई कमी नहीं थी। अगर यह कोई साधारण शहर होता तो अब तक जानवरों के झुंड ने इसे तबाह कर दिया होता। हजारों मीटर ऊंचे एक चट्टानी टीले पर बसा एक शहर, जो शिखर पर बिल्कुल अकेला खड़ा है। एक बार जंजीरें हटा दिए जाने के बाद सामान्य निर्जन जानवरों के पास हमला करने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। विमानवाहक पोत शहर के सामने वाले चौक पर उतरा। उस चौक में दर्जनों ऐसे जहाज खड़े थे, जिनका आकार उस विशाल हवाई जहाज के बराबर था जिस पर वे सवार थे। चौक में कई हटे कट्टे दिखने वाले पहरेदार खड़े थे। ये यून, सोम, जिजुन और एयरशिप में सवार 100 अन्य लोग उस पतले गंजे आदमी के पीछे पीछे उतरे। जैसे ही वह हवाई यान से उतरा, ये यून ने एक अत्यंत सघन और दमनकारी स्वर्ग पृथ्वी युआनक्यूई का अनुभव किया। यहाँ की स्वर्ग पृथ्वी युआनची की सघनता बादल वन्यभूमि की तुलना में 10 गुना से भी अधिक थी। किसी योद्धा की साधना के लिए स्वर्ग पृथ्वी युआनची की सघनता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए कई योद्धा इस दिव्य वन्यभूमि को एक पवित्र साधना स्थल मानते थे। अंततः चौक पर खड़े होकर ये यून ने शहर की भव्य आभा को महसूस किया। तायाह दिव्य साम्राज्य का सर्वोपरि शहर तायाह दिव्य नगर। झोंग राज्य की राजसी राजधानी तायाह दिव्य साम्राज्य का केंद्रीय शहर था। ये भव्य और आलीशान था, लेकिन तायाह दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं के लिए दूर स्थित इस दिव्य वन क्षेत्र में बसा ये शहर ही वास्तव में तायाह दिव्य साम्राज्य का सर्वोपरि शहर था। लाखों वर्षों के दौरान तायाह दिव्य नगरी ने तायाह दिव्य साम्राज्य के लिए असंख्य योद्धाओं का पालन पोषण किया था। उन्होंने यही साधना की, यही युद्ध किए और यही उनका विकास हुआ। कैसा लग रहा है? गंजे नेता ने गर्व से कहा। तायाह दिव्य नगरी तायाह दिव्य साम्राज्य का गौरव थी। जब कोई व्यक्ति हजारों मीटर ऊंची शहर की दीवारों पर खड़ा होकर नीचे फैले दिव्य निर्जन जंगल के अंतहीन मैदानों को देखता है, तो दिव्य राज्य के प्रत्येक योद्धा के मन में स्वाभाविक रूप से गर्व की भावना जागृत हो जाती है। चलो शहर में चलते हैं। गंजे आदमी ने हाथ हिलाते हुए उनका नेतृत्व किया और इन सभी युवा नायकों को शहर में ले आया। इस समय तक आकाश में अंधेरा छाने लगा था। शहर की दीवारें पहले मंद रोशनी से जगमगा रही थी, उन पर खुदे हुए शिलालेख धीरे धीरे चमक रहे थे, फिर एक एक करके वे रोशन हो गए। इससे ही उनको ऊर्जा का एक जबरदस्त उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से महसूस हुआ। ये शिलालेख संरचनाएं तायाह दिव्य साम्राज्य के सरणी विशेषज्ञों द्वारा करोड़ों वर्षों में निर्मित की गई थी। इनमें स्वर्ग पृथ्वी युआनची ऊर्जा का संचार किया गया था, जिससे शहर की दीवार का हर इंच अभेद्य बन गया था। शहर की दीवार की कंदूरों पर सुंदर नक्काशी वाले तोप के गोले लगे थे, जिनके मुंह चारों दिशाओं में बाहर की ओर निकले हुए थे। इन तोपों के ठंडे तीर बैंगनी ऊर्जा से जगमगाते थे। शहर की पूरी दीवार की गोलाबारी के साथ मिलकर यह एक मधुर झनकार उत्पन्न करता था। ये तोपें रात के अंधेरे में विकराल जानवरों की तरह थीं। हालांकि ये यून की ओर लक्षित नहीं थी, फिर भी इन्हें देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। जब राक्षसों का झुंड प्रकट होता था तो सबसे बड़ा खतरा उड़ने वाले निर्जन राक्षसों के हमलों से होता था। ये तोपें इन उड़ने वाले निर्जन राक्षसों की सबसे बड़ी दुश्मन थीं। इसलिए ये शहर तायाह दिव्य साम्राज्य के अनगिनत योद्धाओं के ज्ञान के साथ साथ उनके शरीर और रक्त का भी समामिलन था। इसी क्षण शहर के द्वार खुल गए। ये यून उस गंजे आदमी के पीछे पीछे तायाह दिव्य नगरी में प्रवेश कर गया। सड़कों पर ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए वे सुनसान लग रही थी। शहर में प्रवेश करते ही सबसे प्रमुख इमारत शहर के केंद्र में स्थित एक विशाल मीनार थी। यह मीनार चौकोर आकार की थी और इसकी आधी ऊंचाई बादलों से बाहर निकली हुई थी। इसका शिखर बादलों में धुंधला सा दिखाई दे रहा था। यह एक विशाल पिरामिड जैसा दिखता था। ये यून ने इसकी तुलना आसपास की इमारतों से की और पाया कि इसके चारों ओर की सभी इमारतों ने पिरामिड के आकार को और भी बड़ा चढ़ाकर पेश किया। यह अपने आप में एक विशाल पर्वत की तरह था। पिरामिड की एक के बाद एक परतें निकास द्वारों से भरी हुई थीं, जिससे यह मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता था। इन निकास द्वारों से उड़ने वाले जीव और हवाई जहाज आते जाते दिखाई देते थे। इस विशाल पिरामिड के सामने वे विशालकाय जीव और हवाई जहाज मच्छरों जितने छोटे थे। ये केंद्रीय दिव्य मीनार है। सबसे ऊपरी तल पर दिव्य वन्य नगर के नगर स्वामी और उसके 3 वरिष्ठ रहते हैं। निचले तलों में तायाह दिव्य नगर के कुलीन लोग रहते हैं। गंजे व्यक्ति ने लापरवाही से संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें नगर के भीतर और आगे ले गया। जैसे जैसे यून शहर में और अंदर जाता गया, उसका आश्चर्य बढ़ता गया। शहर के भीतर स्थित विभिन्न इमारतें बेहद खूबसूरत नहीं थीं, लेकिन उनकी मजबूती और भव्यता से एक दृढ़ और ठोस आभा निकलती थी। उसकी दृढ़ता विस्मयकारी थी। निर्माण सामग्री में इस्तेमाल की गई कुछ चीजों में तो प्राचीन काल की वीरान हड्डियों के कई अवशेष भी थे। ये यून को उन जानवरों की आत्माओं की हलचल महसूस हो रही थी। ये इमारतें निर्माण में मजबूत और भव्य थीं।
यदि कोई क्रूर जानवर भी शहर में प्रवेश कर जाए तो भी उसके लिए इन इमारतों को नष्ट करना बेहद मुश्किल होगा। सड़कों पर बने साधारण घर भी सुरक्षात्मक आवरणों से ढके हुए थे। वे प्राचीन और सरल दिखते थे। कुछ आम लोगों के घरों में अज्ञात जानवरों की पिंडलियों से बनी कड़ियां लगी हुई थीं। हड्डियों को बीम के रूप में इस्तेमाल करना अद्भुत था। अरे ये क्या है? एक युवा नायक ने देखा कि सड़क के दोनों किनारों पर काले गोल धातु के चबूतरे बने हुए थे। ये गोल चबूतरे करीने से कतार में लगे हुए थे और प्रत्येक के ऊपर मानव प्रतिमा के आकार की पत्थर की मूर्ति थी। पत्थर की मूर्तियों के नीचे कुछ लेख लिखे हुए थे। एक गोल चबूतरे पर लिखा था 2164 ईस्वी में गाओ जी ने स्वर्ग पृथ्वी मंच पर 3 मिनट 24 सेकंड तक प्रस्तुति दी। उन्होंने पूर्वजों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये रिकॉर्ड आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए है। स्वर्ग पृथ्वी अवस्था वो क्या होती है? ये यूं असमंजस में था। ये गाओ जी तो स्वाभाविक रूप से किसी व्यक्ति का नाम था। अगर वह गलत नहीं था तो ये प्रतिमा गाओ जी की ही थी। यह अर्धमानव मूर्ति एक साहसी किशोर की थी। जहां तक 2164 ईस्वी की बात है, ये वह वर्ष था जिसने ताया दिव्य साम्राज्य के दिव्य सम्राट वानडे के शासनकाल की शुरुआत को चिन्हित किया। वे 50,000 वर्ष पूर्व के दिव्य सम्राट थे। इसका मतलब ये था कि यह धातु का गोल चबूतरा और प्रतिमा 50,000 वर्षों से वहीं खड़े थे। ये गाओ जी नाम का व्यक्ति संभवतः मर चुका था। क्या ये दिव्य वनवास में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले योद्धाओं के छोड़े गए अभिलेख हैं? ये यून समझ गया कि धातु के चबूतरों और मूर्तियों से सजे इस सड़क पर इस दिव्य नगर में प्रकट होने वाले सभी प्रतिभाशाली व्यक्तियों का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने दिव्य नगर में शानदार उपलब्धियां हासिल की थीं और उनके अभिलेखों ने उन्हें इतिहास में एक स्थायी स्थान प्रदान किया था। अध्याय 159 सेज एवेन्यू। ये सड़क सीधे शहर के मध्य में जाती थी। ये ताया दिव्य नगरी की मुख्य सड़क थी जो दक्षिणी द्वार से नगरी के केंद्र तक जाती थी। दक्षिणी प्रवेश द्वार से प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस सड़क से होकर गुजरना पड़ता था। इसलिए मूर्तियों को यहाँ स्थापित करना अत्यंत गौरव की बात थी। गंजे आदमी ने कहा, यह सड़क ऋषि मार्ग के नाम से जानी जाती है। जब भी दिव्य वनवास शिविर में कोई योद्धा दिव्य नगरी में कोई रिकॉर्ड तोड़ता है तो उसका नाम यहाँ ऋषि मार्ग पर अंकित किया जाता है। एक कुशल मूर्तिकार ऋषि चबूतरे पर स्थापित करने के लिए एक मूर्ति बनाएगा। पवित्र नगरी में अपनी प्रतिमा और नाम अंकित करवा पाना एक बड़ा सम्मान है। ऐसा सपना देखने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। पिछले 200 वर्षों में कोई नया नाम या प्रतिमा नहीं बनी है। अगर किसी में क्षमता है तो उसके पास मानव ऋषि बनने का वह छोटा सा मौका होगा, और इसी वजह से इस सड़क को सेज एवेन्यू के नाम से जाना जाता है। ऋषि बनना, ये शब्द सुनकर युवा नायक अत्यंत उत्साहित हो गए। एक ऋषि तो वह व्यक्ति होता है जो हाथ के एक इशारे से बारिश ला सकता है। उस समय ताया दिव्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट एक ऋषि थे। बेशक ताया दिव्य साम्राज्य के ऋषियों में वे सर्वश्रेष्ठ में से एक थे। उन्हें ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ होने की आवश्यकता नहीं थी। निम्नतम ऋषि पद भी एक असाधारण व्यक्तित्व था। वे जहां भी जाते उन्हें सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होता। यहाँ तक कि प्राचीन पारिवारिक समुदाय भी उनका आदर करते थे। दिव्य वनवास शिविर में आए युवाओं में से कौन शीर्ष योद्धा नहीं बनना चाहता था? इस ज्ञानवर्धक मार्ग ने उनके उत्साह को बढ़ा दिया था। कई लोग आगे बढ़ना बंद कर दिए। वे रुक गए और धातु के चबूतरे पर लिखे शब्दों को पढ़ने लगे। गंजे आदमी ने उन्हें नहीं रोका और उन्हें देखते रहने दिया। ये चीजें प्राचीन नायकों को सम्मान देने और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए यहाँ रखी गई थी। इन युवाओं को इन्हें देखने देना एक अच्छी बात थी। अरे 634वें वर्ष में झो तियानपिंग ने तीनों सम्मान सूचियों में एक साथ शीर्ष 1000 स्थानों में प्रवेश किया। उन्होंने पूर्वजों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। किनफेन दिव्य सम्राट तो वह 100,000 साल पहले के एक दिव्य सम्राट थे, और उन्होंने सम्मान की 3 सूचियों में शीर्ष 1000 स्थानों में प्रवेश किया। सम्मान की 3 सूचियां क्या हैं? ताया दिव्य नगरी हमेशा से रहस्यमय रही है। यहाँ तक कि कुछ छोटे पारिवारिक कुलों के युवा भी ताया दिव्य नगरी के नियमों को नहीं जानते थे। ये 3 सम्मान के पद हैं, स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य के पद। ये तीनों पद ताया दिव्य नगर में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आप इसे भविष्य में देखेंगे। गंजे व्यक्ति ने आगे बढ़ने से पहले कहा। 100 युवा नायक सड़क पर चलते हुए अपनी निगाहें सड़क के दोनों किनारों पर बनी धातु की चबूतरों पर टिकाए हुए थे। धातु के प्लेटफार्मों पर जिनके नाम खुदे हुए थे, उन असाधारण हस्तियों को देखकर वे सच्ची प्रशंसा से भर गए। अरे जिन राज्य के वांग लिक्सियाओ, क्या वे 4 प्रमुख सेनापतियों में से एक नहीं है? उस समय जनरल ली प्रशिक्षण के लिए दिव्य वनवास शिविर में आए थे और उन्होंने ऋषि मंच पर अपना नाम भी अंकित कराया था। एक युवक ने ये खोज निकाला और तुरंत ही अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। जिन राज्य के वांग लिक्सियाओ कई युवा योद्धाओं के आदर्श थे। अपने आदर्श का नाम यहाँ देखकर वे अत्यंत रोमांचित हुए। अगर वे यहाँ अपना नाम लिख सके तो बहुत अच्छा होगा। कई लोगों के मन में यही विचार थे। बेशक वे जानते थे कि यह एक अविश्वसनीय रूप से कठिन उपलब्धि थी। गंजे आदमी ने उन्हें शहर के पिछले हिस्से में स्थित एक देहाती इमारत में ले गया। सभी को एक टोकन दिया गया। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से इस टोकन पर एक छाप छोड़ दें। अगले 6 वर्षों तक ये टोकन आपकी पहचान का प्रतीक होगा। ये यून ने एक टोकन उठाया और वह हाथ में भारी लगा। टोकन हथेली के आकार का था और उसका वजन लगभग कुछ दर्जन पाउंड था। टोकन के सामने का हिस्सा शिलालेखों से भरा हुआ था और पीछे की तरफ प्राचीन लिपि में दिव्य विनयभूमि शब्द अंकित थे। ये यून ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उस प्रतीक में समाहित कर दिया। जल्द ही उस प्रतीक से सुनहरे अक्षर चमकने लगे, जिससे वह जगमगा उठा। अरे ये तो सुनहरे रंग के चिन्ह तराजू जैसे थे। इससे ये यून चौंक गया। ये ड्रैगन स्केल रून्स यहाँ के योद्धाओं के लिए सबसे बुनियादी वस्तु हैं। ड्रैगन स्केल रून्स के बिना वे कुछ भी नहीं कर सकते।
ताया दिव्य नगरी में योद्धाओं के लिए हर खर्च, जिसमें संसाधन, साधना, तकनीक, अवशेष, प्रशिक्षण मैदान आदि शामिल हैं, ड्रैगन स्केल रून से ही चुकाने पड़ते हैं। धीरे धीरे आपको ड्रैगन स्केल रून्स का महत्व समझ में आ जाएगा। बगल में खड़े गंजे व्यक्ति ने समझाया। तो समझ आया, ड्रैगन स्केल रून्स ताया डिवाइन सिटी की मुद्रा है। ये यून ने अपने टोकन में मौजूद ड्रैगन स्केल रून्स की गिनती की। केवल 10 ही थे। गंजे आदमी ने कहा, आज से तुम यहीं रहोगे। तुम्हारे पीछे जो पत्थर के मकान हैं, वहीं तुम्हें रहना होगा। ये पत्थर के मकान ताया दिव्य नगरी के सबसे निचले दर्जे के मकान हैं। ये तुम्हें मुफ्त में मिलेंगे। यहाँ खाना भी मुफ्त मिलेगा, लेकिन जाहिर है सबसे घटिया होगा। सबसे निचले दर्जे के घर और सबसे घटिया खाना। ये सभी युवा नायक असाधारण लोग थे, इसलिए निम्नतम वर्ग और हीन जैसे शब्द सुनने में बेहद अप्रिय लगते थे। एक युवक ने पूछे बिना नहीं रह सका, बेहतर आवासों के बारे में क्या? उनके क्या फायदे हैं? अगर हम उन जगहों पर जाना चाहते हैं तो हमें किन आवश्यकताओं को पूरा करना होगा? गंजे आदमी ने कहा, ताया दिव्य नगरी के आवास निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग और केंद्रीय दिव्य मीनार में विभाजित हैं। निम्न वर्ग के आवास निःशुल्क हैं। मध्यम वर्ग के आवासों का शुल्क प्रतिदिन 2 ड्रैगन स्केल रून्स है। उच्च वर्ग के आवासों का शुल्क प्रतिदिन 5 ड्रैगन स्केल रून्स है। केंद्रीय दिव्य मीनार के भीतर स्थित आवासों का शुल्क प्रतिदिन कम से कम 50 ड्रैगन स्केल रून्स है। केंद्रीय दिव्य मीनार के निवास स्थान। सभी युवा नायकों ने सचेत होकर शहर के केंद्र की ओर देखा। उस पर्वतनुमा पिरामिड के सामने वे खुद को बेहद छोटा महसूस कर रहे थे। ताया डिवाइन सिटी में 4 प्रकार के आवासों में से निम्न, मध्यम और उच्च वर्ग के आवासों की कीमतें लगभग समान थीं। लेकिन जैसे ही यह केंद्रीय दिव्य टावर तक पहुंचा, कीमत 10 गुना बढ़ गई और 50 ड्रैगन स्केल रूम से शुरू हो गई। ये स्पष्ट था कि केंद्रीय दिव्य मीनार में रहने के कई फायदे थे। गंजे आदमी ने कहा, ताया दिव्य नगरी का केंद्रीय दिव्य टावर एक विशाल संरचना है जो स्वर्ग पृथ्वी युवांची का संग्रहण करती है। ताया दिव्य नगरी स्वयं एक अद्भुत भूभाग पर निर्मित है और स्वर्ग पृथ्वी युवांची से भरपूर है। केंद्रीय दिव्य टावर की संरचना के साथ 100 मील के दायरे में मौजूद सभी स्वर्ग पृथ्वी युवांची ताया दिव्य नगरी की ओर एकत्रित होती है। इसलिए केंद्रीय दिव्य टावर वह स्थान है जहां सबसे सघन स्वर्ग पृथ्वी युवांची पाई जाती है। केंद्रीय दिव्य मीनार में आप जितना ऊपर जाते हैं, स्वर्ग पृथ्वी युवांची उतनी ही घनी होती जाती है। शीर्ष स्तर पर घनत्व एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच जाता है। 50 ड्रैगन स्केल रूम केंद्रीय दिव्य टावर के सबसे निचले स्तरों के भीतर रहने के लिए हैं। जितना ऊपर जाओगे उतना ही महंगा होता जाएगा। ताया डिवाइन टावर में 99 स्तर हैं। 50वें स्तर से आगे कीमतें बेहद बढ़ जाती हैं। 70वें स्तर से आगे कीमतें आसमान छू जाती हैं। ताया डिवाइन सिटी आने वाले युवा नायकों के लिए इसे वहन करना नामुमकिन है। क्या कोई इसे वहन कर सकता है? तो फिर 70वीं मंजिल से ऊपर के कमरों में कौन रहता है? किसी ने पूछे बिना नहीं रह सका। गंजे आदमी ने कहा, ताया दिव्य साम्राज्य में ड्यूक, ग्रैंड ड्यूक और कुछ एक अंतप्रिय बूढ़े मानव राक्षसों जैसे कई अथाह लोग हैं। आमतौर पर ये लोग 70वें स्तर से ऊपर रह सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। तो ये बात है। युवा नायकों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन लोगों के पास उनकी समझ से परे शक्ति थी। दरअसल ताया दिव्य नगरी ताया दिव्य साम्राज्य का सबसे प्रमुख नगर होने के नाते और योद्धाओं का नगर होने के कारण ये देश भर के इन युवा नायकों के प्रशिक्षण का स्थान था। लेकिन यह नगरी केवल उन्हीं की नहीं थी। लेवल 70 से ऊपर की सबसे बेहतरीन खेती योग्य जमीनें जाहिर तौर पर इन महाविशेषज्ञों को प्राथमिकता दी गई। एक किशोर बच्चे का वहां जाकर उसका इस्तेमाल करना कठिन। गंजे आदमी ने आगे कहा, 95वें स्तर से ऊपर बेहतरीन कमरे हैं। ताया दिव्य नगरी में ऐसे केवल 20 कमरे हैं। भारी मात्रा में ड्रैगन स्केल रूम्स होने पर भी कोई उनमें रहने के योग्य नहीं होता। जब तक आपके पास पूर्ण मूल्य न हो या आपने इतने शानदार परिणाम प्राप्त न किए हो जिनसे आपको पर्याप्त गौरव अंक मिले, तभी आप प्रवेश कर सकते हैं। गंजे आदमी की बातें सुनकर सब उदास हो गए। ये केंद्रीय दिव्य मीनार तो अच्छी थी, लेकिन इसकी आवश्यकताएं बहुत अधिक थी, विशेषकर ऊपरी मंजिलों के कमरे। वे उन जैसे बच्चों के लिए तैयार नहीं थे। गंजे आदमी के शब्दों से वे समझ गए कि उसका मतलब ये था कि उनके लिए केंद्रीय दिव्य मीनार के निचले स्तरों में रहना बेहद अच्छा होगा। ये बहुत अद्भुत होगा यदि कुछ असाधारण लोग 1 दर्जन मंजिला इमारत में रह सके। पहले यहीं ठहरो, कल मैं तुम्हें साधना स्थल पर ले जाऊंगा। वह साधना एक सुनहरा अवसर है, इसलिए उसका पूरा लाभ उठाओ। ये कहते हुए गंजे आदमी ने पीछे मुड़ लिया। युवकों ने आह भरी और अपने छात्रावास की ओर चल दिए। ये निम्न वर्ग के मकान ताया दिव्य नगरी के बाहरी इलाके में स्थित थे। इन मकानों की कतारों में 100 मकान थे। ये यून ने कुछ कमरों में नजर डाली और उसे कुछ एहसास हुआ। अरे, वही मुफ्त कमरा, लेकिन रहने की स्थिति में इतना बड़ा अंतर। कुछ कमरों में आत्माओं को एकत्रित करने वाली व्यवस्थाएं थीं, जिसके परिणामस्वरूप कमरे में युवांची की सघनता अधिक थी। लेकिन अन्य कमरों में कुछ भी नहीं था और वे घर के बाहर के समान ही थे। ऐसे घरों में साधना करना स्वाभाविक रूप से कठिन होगा। ये यून ने सावधानीपूर्वक क्षेत्र का निरीक्षण किया और शीघ्र ही उन घरों को ढूंढ निकाला जिनमें सबसे अधिक स्वर्ग पृथ्वी युवान की हुई ऊर्जा थी। इस घर की दीवार पर लिखा था, मकान की रेटिंग मध्यम वर्ग, आवश्यक ड्रैगन स्केल रूम्स कोई नहीं। ओह, मध्यम वर्ग का कमरा। ये यून ये देखकर हैरान रह गई कि इस निम्न वर्ग के आवास में 5 मध्यम वर्ग के कमरे थे और वे मुफ्त थे। तो फिर भला कौन मध्यम वर्गीय घर में रहना नहीं चाहेगा? लेकिन उस गंजे आदमी ने इन कमरों को कोई कमरा नंबर नहीं दिया था, इसलिए कोई भी इन मध्यम वर्गीय कमरों में रह सकता था। ये यून को ताया दिव्य नगरी द्वारा की गई इस तरह की व्यवस्था का कारण कुछ हद तक समझ में आ रहा था। ये यून ने कुछ देर सोचा और कमरे की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, अचानक पीछे से एक ठंडी आवाज आई, माफ कीजिए, ये 5 घर हमारे हैं। ये यून ने अपना सिर घुमाया और एक राजसी दिखने वाले युवक को देखा।
उसने अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने बांध रखा था और ये उन पर व्यंग्य कर रहा था। ताया दिव्य नगर में आने वाले सभी युवक लगभग एक ही उम्र के थे, लेकिन उसके सामने खड़ा व्यक्तिगत काठी और शारीरिक बनावट दोनों में ही एक वयस्क जैसा लग रहा था। जब यह युवक परिपक्व होगा तो संभवतः वह मीनार जितना मजबूत हो जाएगा। अध्याय 160 हजार सेना कृपान का पहला युद्ध। जब युवक ने कहा, मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं जुवानवु सेना से झोकुई हूँ, तो ये युन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ताया दिव्य साम्राज्य के पास केवल जिनलॉन वेई ही एकमात्र सैन्य टुकड़ी नहीं थी। शुवानवु सेना भी ताया दिव्य साम्राज्य की अन्य प्रमुख सैन्य टुकड़ियों में से एक थी। शुवानवु सेना का एक सामान्य सैनिक औसतन जिनलॉन वेई के एक सामान्य योद्धा से कमतर था, लेकिन शुवानवु सेना का आकार जिनलॉन वेई की सेना से 10 गुना बड़ा था। इसके अलावा शुवानवु सेना ने विशेष रूप से एक विशिष्ट सैन्य टुकड़ी का भी पोषण किया। इस विशिष्ट टुकड़ी के लोग जिनलॉन वेई के विशिष्ट सैनिकों से कमतर नहीं थे। जुवानवु सेना ताया दिव्य साम्राज्य के उत्तर में तैनात थी और जिन राज्य में भी उसकी शाखाएं थीं। इसलिए ये युन और सोन जिजुन के साथ जुवानवु सेना के बड़ी संख्या में कर्मी थे। जब जो कुई ने ये युन को रोका तो जिनलॉन वेई के अन्य कर्मी वहां आ गए। सेना एक एकजुट इकाई थी। जब भी कोई संघर्ष होता, समान पृष्ठभूमि के लोग बाहरी खतरों के खिलाफ सर्वसम्मति से एक दूसरे की मदद करते थे। अगर लड़ाई होनी ही थी तो वह एक साथ मिलकर लड़ने की लड़ाई थी। भाई, ये क्या बात है? ये युन से जान पहचान हो चुकी जू झेंग पास आया। वह भी जिनलॉन वेई वंश का था। ये युन ने अपनी आंखों से इशारा किया और लोग तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा है। हे 5 कमरे हैं, हमें उन्हें उचित रूप से आवंटित करना चाहिए, लेकिन शुवानवु सेना उन सभी को चाहती है। ये तो हद से ज्यादा मनमानी है। तुम खुद को क्या समझते हो? ये युन के पीछे खड़े किसी व्यक्ति ने कहा। तुरंत ही शुवानवु सेना के सभी जवान झोकुई के पीछे खड़े हो गए। शुवानवु सेना के सैनिकों के शरीर आमतौर पर जिनलॉन वेई के सदस्यों की तुलना में बड़े थे। इसके विपरीत जिनलॉन वेई के सैनिकों की संख्या केवल 1 दर्जन है, जो कि बहुत कम है। 1 दर्जन बनाम 3 दर्जन। ये युन ने हटे कट्टे झोकुई पर एक नजर डाली। वह ताया दिव्य नगरी के इरादों को जानता था। बिना किसी आवंटन के कुछ मध्यम वर्गीय कमरों को निम्न वर्गीय कमरों के साथ मिलाकर रखने का मकसद ताया दिव्य नगरी में आने वाले योद्धाओं को शुरुआत से ही प्रतिस्पर्धा की स्थिति में डालना था। प्रतियोगिता, लड़ाई, निष्कासन, दिव्य वन्य शिविर स्थल के घातक गोलपोस्ट का यही उद्देश्य था। आवास स्थानों के लिए आयोजित एक साधारण प्रतियोगिता ने इसे प्रतिबिंबित किया। जो कोई भी नियमों को भलीभांति समझता था। उसने निडर होकर कहा, ताया दिव्य नगरी में शक्ति ही सर्वोपरि है। यहाँ रखे गए ये 5 मध्यम वर्गीय कमरे स्पष्ट रूप से हमारे बीच प्रतिस्पर्धा के लिए हैं। हाँ, मुझे प्रतिस्पर्धा करना पसंद है। जिनलॉन वेई भी अपने लिए जगह लेना चाहता है। जरूर, हम आज यही प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। जो भी जीतेगा उसे यही रहने का अधिकार मिलेगा। शुवानवु सेना की उपस्थिति बहुत प्रभावशाली थी और संख्या बल भी उनके पक्ष में था। जैसा कि यान मेंगलोव ने कहा था, यहाँ खड़े होने वाले युवा नायकों में से कोई भी कमजोर नहीं था। जिनलॉन वेई के 1 दर्जन सैनिकों का शुवानवु सेना के 3 दर्जन सैनिकों से मुकाबला होना निश्चित ही था। अपनी ताकत पर पूरा भरोसा रखने वाला ये युन भी एक के मुकाबले कई लोगों से नहीं लड़ सका। मैं झो कुई को जानता हूँ। उसकी साधना का स्तर बैंगनी रक्त के मध्य स्तर पर है, लगभग अंतिम स्तर में प्रवेश कर रहा है। ये युन के बगल में खड़े जू झेंग ने कहा। स्थिति ये थी कि युद्ध में जाने पर उन्हें निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ता, लेकिन अगर वे युद्ध नहीं करते तो जिनलॉन वेई सभी मध्यम वर्गीय कमरों को उन्हें सौंपने से असंतुष्ट हो जाते। शुवानवु सेना ने कमरों को घेर लिया था। झो कुई ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए हंसते हुए एक उत्तेजक भाव व्यक्त किया। उसकी मांसपेशियां सख्त होकर ग्रेनाइट जैसी कठोर हो गईं। ये कल्पना करना मुश्किल था कि वह वास्तव में 14 साल का किशोर था। आज मैं यहाँ खड़ा होकर शुवानवु सेना का प्रतिनिधित्व करूंगा। कौन मुझसे लड़ने की हिम्मत करेगा? अगर तुम मुझे हरा देते हो तो तुम्हें एक कमरा लेने का अधिकार होगा। झो कुई जानता था कि ताया डिवाइन सिटी द्वारा की गई ऐसी व्यवस्था के साथ निजी मुकाबले करना तब तक ठीक था जब तक प्रतिद्वंद्वी घायल न हो जाए। ये युन ने झो कुई की ओर देखा। झो कुई के पास 2 हथियार थे, एक युद्धम्यान और एक युद्ध हथौड़ा। दोनों उसकी पीठ पर लटके हुए थे। हथौड़े को हथियार के रूप में देखना दुर्लभ था। हथौड़े का प्रयोग केवल अत्यधिक बलवान लोग ही करते थे, क्योंकि उनकी आक्रमण गति धीमी होती थी और वे तलवारों और कृपानों की तुलना में अतुलनीय थे। झो कुई के पास जो युद्ध तलवार थी वह बेहद भारी और मोटे हैंडल वाली थी। ये युन की 1000 सेनाओं की तलवार से बिल्कुल अलग थी। 1000 आर्मी कृपान का ब्लेड लंबा और पतला था और उसमें एक हल्का सा घुमाव था, जिससे वह तलवार जैसा दिखता था। झो कुई की युद्ध तलवार की तुलना में वे 2 पूरी तरह से अलग हथियार थे। ये युन ने धीरे से कुछ बुदबुदाया और उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। ताया दिव्य नगरी में गलाकार प्रतिस्पर्धा थी। यहाँ आकर ये युन ने ये नियम मान लिया कि कमजोर लोग बलवानों का शिकार होते हैं। ताया दिव्य नगरी में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग थे। अगर आप दूसरों को दबाते नहीं तो दूसरे आपको दबा देंगे। दरअसल ताया दिव्य नगरी में ही नहीं बल्कि मार्शल आर्ट के लंबे मार्ग पर यदि कोई उस पथ पर चलना जारी रखना चाहता है तो उसे निरंतर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। परिपक्व और मजबूत बनने का अर्थ है अपने हक के लिए लड़ना। ये युन ने एक शब्द भी नहीं कहा और धीरे धीरे अपने कॉलर के बटन खोले। उसने एक हल्का शिफॉन निकाला और लापरवाही से जू झेंग को दे दिया। इसे पकड़ने में मेरी मदद करो, ये युन ने कहा। उसने जू झेंग को अपना बहता हुआ पारा गाउन पकड़ा दिया था। जू झेंग कुछ देर रुक गया क्योंकि वह ये नहीं बता पा रहा था कि युन ने उसे क्या सौंपा था। झो कुई ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अभी भी अपनी बाहों को अपनी छाती पर रखे हुए चुनौती देने वाले की प्रतीक्षा में साहपूर्वक खड़ा था। उसकी नजरें आसपास के वातावरण पर बिना किसी खास ध्यान दिए घूम रही थीं।
यहाँ तक कि यून द्वारा बहते पारे के गाउन को उतारने पर भी उसने ज्यादा गौर नहीं किया, बस एक सरसरी नजर डाली। उसका ध्यान विशेष रूप से यून पर नहीं था, क्योंकि जिन लॉन्ग वेई के उन दर्जन भर लोगों में से वही यून को कोई खास नहीं समझता था। इसी समय यून हरकत में आया। बिना किसी चेतावनी या शब्दों के उसका शरीर बिजली की तरह तेजी से बाहर निकल गया। उसकी रफ्तार बेहद तेज थी। 4000 सेनाओं की तलवार म्यान से बाहर निकाल ली गई। जब से उन्होंने सूक्ष्मता की बड़ी सफलता के प्रवेश द्वार को पकड़ा है, उनकी गति को केवल भयावह ही कहा जा सकता है। ट्वांग 1000 सेना की तलवार हवा में लहराए और एक तीखी आवाज उत्पन्न की, लेकिन यह आवाज तलवार की गति का मुकाबला नहीं कर सकी। झो कुई की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी प्रतिक्रिया अत्यंत तीव्र थी और वह तेजी से पीछे हट गया। उसी समय उसने अपनी छाती पर रखे हाथ हटा लिए और अपनी पीठ से युद्ध म्यान और युद्ध हथौड़ा निकालने ही वाला। हाँ, लेकिन जैसे ही उसने तलवार और हथौड़े के हैंडल को छुआ और 3 कदम पीछे हटा, ये उनकी 1000 सेना की कृपाण की तलवार झो कुई के गले तक पहुंच गई। ठंडे ब्लेड में जानलेवा ठंडक थी। झो कुई की गर्दन से खून बहने लगा। अगर ये यून ने उस पल भर में 1000 सेना की तलवार न निकाली होती, तो झो कुई की गर्दन कटकर अलग हो जाती। ये लंबी तलवार कोई साधारण छोटी तलवार नहीं थी। इसकी धार लगभग ये यून की ऊंचाई के बराबर थी। जब ये यून इसे पकड़ता था, तो इससे एक अद्भुत आभा उत्पन्न होती थी। झो कुई पसीने से तरबतर माथे के साथ स्थिर खड़ा था। उस क्षण उसे मृत्यु का आभास हो गया था। आसपास खड़े लोग इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए और चुप हो गए। तुमने छुपकर हमला किया। झो कुई की निगाहें यून की तलवार पर टिकी थीं। उसने ये कहते हुए अपनी सांस रोक ली। अगर वह जोर से सांस लेता तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि तलवार उसका गला नहीं काट देगी। झो कुई मन ही मन किसी बात को दबा रहा था। उसने अपने सीने के सामने हाथ बांध रखे थे और तलवार पीछे की ओर थी। उसने अभी अभी मुकाबले की घोषणा की थी कि यून ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उसने अपनी किसी भी क्षमता का खुलासा नहीं किया था और अपने से आधे सिर छोटे एक बच्चे के हाथों लगभग तुरंत ही मारा जाने वाला था। जीवन भर बाज का शिकार करने के बाद एक गौरैया द्वारा आंख में चोंच मारना उसके लिए बहुत बड़ा अपमान था। युद्ध के मैदान में क्या कोई शत्रु आपको मारने से पहले पूछेगा कि आप तैयार हैं या नहीं? ये यून ने अपनी तलवार नहीं निकाली। तलवार की नोक अभी भी झो कुई की गर्दन पर थी, जिससे उसके लिए बोलना मुश्किल हो रहा था। झो कुई ने अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि यून के हाथ में मौजूद अति लंबी युद्ध तलवार से उसे बहुत अधिक दबाव महसूस हो रहा था। इसी समय शुवानवु सेना में आक्रोश भड़क उठा। वे असंतुष्ट थे और चिल्लाने लगे, बहुत ही घिनौना काम। यह एक छुपकर किया गया हमला था और फिर भी उसने इसे इतना बड़ा और शक्तिशाली बताया। अगर आप में थोड़ी भी क्षमता है तो अपनी तलवार निकालिए और भाई कुई के साथ एक उचित मुकाबला लड़िए। उनमें से झो कुई की ताकत सबसे अधिक थी। अपनी असाधारण ताकत के कारण जब झो कुई उस युद्ध तलवार और युद्ध हथौड़े का इस्तेमाल करता था तो उसका सामना करने वाला कोई नहीं होता था। जहां तक झो कुई की गति की बात है, वह अपेक्षाकृत कमजोर थी, लेकिन ये यून अपनी गति के लिए प्रसिद्ध था। उसके छुपकर किए गए हमले ने झो कुई को अपनी तलवार निकालने का मौका भी नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह एक ही वार में हार गया। लेकिन ये यून को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर किसी चीज को दोष देना था तो वह झो कुई का अहंकार था। मैच की घोषणा करते समय भी उसके हाथ उसकी छाती पर बंधे हुए थे। अगर यह युद्ध क्षेत्र होता तो तुम अब तक मर चुके होते, ये यून ने हल्के से कहा। झो कुई का चेहरा लाल हो गया। वह नाराज था, लेकिन वह जानता था कि ये यून ने जो कहा वह सच था। वह लचीला स्वभाव का व्यक्ति था। चाहे ये यून का अचानक हमला हो या न हो, या चाहे उसकी ताकत यून से अधिक हो, सच्चाई यही थी कि वह यून से हार गया था। तुम तो बड़े निर्दयी हो, झो कुई ने दांत पीसते हुए कहा। मध्यम वर्ग के कमरों में से एक कमरा तुम्हारा है। झो कुई ने हार मान ली और ये यून ने अपनी तलवार म्यान में रख ली। झो कुई ने गुस्से से ये यून की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ये यून। अच्छा, आज मैं तुमसे हार गया, लेकिन मैं तुम्हें याद रखूंगा। आज तुमने जो गौरव छीना है, मैं उसे वापस लेकर रहूंगा। मैं तुम्हें अपने भूत राजा के ब्लेड और खोपड़ी कुचलने वाले का स्वाद चखाऊंगा। ये यून ने झो कुई की नाराजगी भरी बातों को दिल पर नहीं लिया। उसने अपनी 1000 सेना की तलवार उठाए और अपने कमरे में चला गया। ये 5 कमरे जिन लॉन्ग वेई को नहीं दिए जा सकते थे। शुवानवु सेना के पास उन सभी को लेने का कोई उपाय नहीं था। ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि किसके पास क्षमता और शक्ति है। ये यून कमजोरों की मदद नहीं कर सका। ये यून ने कमरे का जायजा लिया। यह एक साधारण पत्थर का घर था जिसमें बेहद सादा फर्नीचर था। उजाड़ हड्डियों से बना एक बीम, एक पत्थर का पलंग, एक पत्थर की मेज, एक कुर्सी और आत्माओं को इकट्ठा करने वाला एक यंत्र। वह निर्जन हड्डी कोई खास नहीं थी और उम्र के साथ साथ उसमें ऊर्जा भी बहुत कम बची थी। पत्थर के पलंग की बात करें तो उस पर कोई बिस्तर भी नहीं था। वह खाली और सख्त था। इस पर एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में रात भर सोने के बाद दर्द हो सकता था। ताया दिव्य नगरी के कमरों में बिस्तर न होने का कारण यहाँ प्रशिक्षण के लिए आने वाले योद्धाओं को यह संदेश देना था कि उन्हें नींद की जगह ध्यान लगाना चाहिए। ताया दिव्य नगरी में आना जीवन का आनंद लेने के लिए नहीं था,
यदि वे जीवन का आनंद लेना चाहते थे तो उन्हें अपनी जागीरों में ही रहना चाहिए था। तयाह दिव्य नगरी में अपने 6 वर्षों के दौरान उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और आगे बढ़ने के लिए अथक प्रयास करना पड़ता था। अनुवादक का नोट: ज़ुवानोवू को काले कछुए के रूप में भी जाना जाता है, जो चीनी नक्षत्रों में 4 पौराणिक जीवों में से एक है।